प्यारे बच्चों नमस्कार। मेरा नाम महेश शर्मा। आज के लेक्चर में हम करेंगे आपके 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 का रिवीजन। इससे पहले अपन ने इस चैप्टर 7 का एक रिवीजन वीडियो पार्ट फर्स्ट कर चुके हैं। वहां अपन ने दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य चुंबकीय बल और मानक एम्पियर की परिभाषा तक कर लिया था। और आगे अपन ने जो भी आगे बचा वो इस लेक्चर में आज देखेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो और आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसका फायदा यह है क्योंकि मैं इस चैनल पे यानी आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर अभी आपको करवा रहा हूँ 12th फिजिक्स का रिवीजन और साथ साथ में अपन कर रहे हैं पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपन कर रहे हैं। इसकी प्लेलिस्ट मैंने आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लो। एक रिवीजन सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और एक पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें 1 से 6 चैप्टर का रिवीजन पूरा अपलोड है, कंप्लीट है, और 1 से 6 चैप्टर के पीवाईक्यूज पूरे कंप्लीट है, वो मैंने करवा दिया। और आगे भी अपन रोज का लगभग 1 चैप्टर का रिवीजन करते हैं और लगभग 1 चैप्टर का अपन पीवाईक्यूज भी पूरे कर लेते हैं। तो आई होप आपका मई में सारे पीवाईक्यूज, यानी आज 13 मई की बात कर रहा हूं मैं, तो मई में जहां तक कोशिश होगी आपके सारे पीवाईक्यूज और सभी चैप्टर का रिवीजन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिए। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एक समान चुंबक के क्षेत्र में आयताकार धारावाही लूप पर बल व बल आघूर्ण, यानी अपने पास क्या है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी समान चुंबक से दिखाने के लिए अपन मैग्नेट के 2 पोल काम लेते हैं। ये नॉर्थ पोल मान लेते हैं, उत्तरी ध्रुव मान लेते हैं, और इधर मान लेते हैं कि ये आपका साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव। तो ये आपका चुंबक क्षेत्र का होता है नॉर्थ से साउथ। और इसमें अपने पास एक रखा हुआ है आयताकार धारावाही लूप, जिसमें करंट भी है और लूप की जो शेप है वो कैसी है, रेक्टेंगुलर है, आयताकार धारावाही लूप है। ऐसे ये आपका है आयताकार धारावाही लूप में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जो सही बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये अपन मान लेते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर दिखा देते हैं। ये आपका है, मान लेते हैं बी वेक्टर। ये बी वेक्टर लाइंस की भाई चुंबक क्षेत्र किसे दिखाते हैं, चुंबक क्षेत्र रेखाओं से दिखाती है। बी वेक्टर अपन ने बना दिया और मान लेते हैं इसका नाम अपन देते हैं पी क्यू आर एस, इसको बोल देते हैं। और इसमें करंट बह रहा है तो मान इसमें आई करंट बह रहा है, जो मैंने मान लिया कि एंटी क्लॉकवाइज इसमें आई करंट चल रहा है। ये मान लिया इसमें आई करंट चल रहा है। अब देखिए आपने देखा कि कोई धारावाही, जो भी अगर धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है तो उसके ऊपर बल लगता है कितना, F बराबर आई एल बी साइन थीटा। अपन ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, जानते हुए रिवीजन में अपन ने कर लिया। तो यहाँ पे भी यही बातें होगी। अब मान लो किसी टाइम पर इस लूप का जो एरिया वेक्टर है, क्षेत्र सदिश है, वो इससे चुंबकीय क्षेत्र से मान लो थीटा कोण बना रहा है। और जो लूप है वो मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र से अल्फा कोण पर रखा हुआ है। इसकी लंबाई को अपन एल मान लेते हैं, चौड़ाई को ये मान लेते हैं, इसकी चौड़ाई अपन ए मान लेते हैं और लंबाई को अपन एल मान लेते हैं। इसकी लेंथ अपन ने एल अज्यूम कर ली है। क्लियर? तो अपने को मान निकाले। इसको देखो, बल होगा, बलागुण क्या है, बल का वह प्रभाव जो गुणन प्रभाव उत्पन्न करे वो बलागुण टॉर्क कहलाता है। तो बल क्या होता है, बलागुण होता है बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। थ्योरी की बात करें तो थ्योरी लिखोगे कि माना एक आयताकार लूप पी क्यू आर एस एक समान चुंबक क्षेत्र बी वेक्टर में रखा हुआ है। वह इसकी लंबाई एल व चौड़ाई ए है। वह इसका क्षेत्र सदिश किसी समय चुंबक क्षेत्र बी वेक्टर से थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, वह आयताकार लूप चुंबकीय क्षेत्र से अल्फा कोण पर रखा हुआ है। वह इसमें आई परिणाम की नियत धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है। ये चीज बन गई थ्योरी। अब देखिए ये आयताकार लूप है, तो पी क्यू को अपने एक सिंपल तार मान लेते हैं, क्यू आर को एक तार मान सकते हैं, आर एस को एक तार मान सकते हैं और एस पी को एक तार मान सकते हैं। और जब भी कोई धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है तो उसके ऊपर बल लगता है। तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, इस पर भी बल लग रहा होगा, इस पर भी बल लग रहा होगा, इस पर बल लग रहा होगा। तो अपने उस बल का मान निकालना। देखिए बल की दिशा कैसे निकालते हैं, दाएं हाथ के नियम से अपन निकालते हैं। कैसे करते हैं कि दाएं हाथ की जो अंगुली है उसको तो करना होता है चुंबक की दिशा में, अंगूठे को करना होता है करंट दिशा में। तो ये देखो मैंने अंगुलियां कर दी चुंबक की दिशा में, करंट कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है पीछे क्यों, तो ये अंगूठा मैंने करंट दिशा में किया तो बल का आएगा इसमें नीचे की ओर आएगा। यानी इसके ऊपर जो बल लग रहा है वो मैं F1 मानता हूँ, F1 इसमें नीचे की ओर लग रहा है। तो देखिए, तो आयताकार लूप की भुजा PQ पर बल, आयताकार लूप PQ RS की भुजा PQ पर बल जो आएगा, PQ पर बल को मैं F1 बोलता हूं। तो F1 आएगा आई एल बी साइन थीटा। लेकिन यहां अपन एल की जगह लेंगे ए। इस तार की लंबाई कितनी है, ए है।
इंटू बी, बी ये करंट आई है, साइन थीटा, थीटा होता था मतलब एल वेक्टर, यहाँ पे एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण, एल वेक्टर को अपन मानते हैं विद्युत धारा की दिशा में, तो यहाँ आप जो करंट लेना है वो विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो कोण बन रहा है वो लेना है एल्फा, तो आई ए बी साइन एल्फा यहाँ पे आपको लिखना होगा। दिशा की बात करोगे तो आएगा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा, देखा था अभी दाएं हाथ के हथेली वाले नियम से अपन ऐसे नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए आयताकार लूप की भुजा क्यू आर पर, इस पे बल क्या होगा, भुजा क्यू आर पर बल को, भुजा क्यू आर पर बल का मान अपने को निकालना है। तो देखिए उसको मैं F2 बोल देता हूं, तो दिशा की बात करते हैं, तो दिशा कैसे निकालते हैं, अंगूठे को करना होता है करंट की दिशा में करना होता है, अंगुलियों को करना होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, किसकी, दाएं हाथ की, और अब हथेली का दक्खा मारो, हथेली के दक्खा मारो, सीधा मारना, सीधा ऐसे अंदर जा रहा है, तो यहाँ जो बल है वो F2 में माना और ये F2 जा रहा है अंदर की ओर, मैंने यहाँ क्या बना दिया क्रॉस, मतलब ये फोर्स है वो अंदर की ओर है, तो यहाँ पर F2 का मान होगा आई एल, यहाँ पे लंबाई एल, ये भी तो एल ही होगा, तो एल बी, बी आएगा इंटू में साइन थीटा, यहाँ थीटा 90 डिग्री है, कैसे, ये थीटा होता था आपका एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण, एल वेक्टर को अपन मानते हैं करंट की दिशा में, यानी एल वेक्टर जा रहा है ऊपर, बी वेक्टर जा रहा है आपका इधर, तो ये यहाँ पे कौन क्या होगा 90 होगा, तो साइन 90 हो जाएगा 1, तो यहाँ पर जो F2 का मान आएगा वो आई एल बी आएगा, क्या नीचे की ओर आपको दिखाई दे रहा है, F2 की वैल्यू आई एल बी दिखाई दे रही है आपको, तो ये आएगा इस भुजा क्यू आर पर बल का मान। सिमिलरली देखिए आगे नेक्स्ट, ये भुजा आर एस में करंट बह रहा है, तो इसमें भी बल हो, मतलब बल लग रहा होगा, एक चीज देखिए ये अल्फा, तो ये भी कोण आपको एल्फा ही मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं भुजा आर एस पर बल, भुजा आयताकार लूप की भुजा आर एस पर बल, तो यहाँ पे इसको मैं F3 बोल दूं, तो F3 ये आएगा। दिशा की बात, तो दिशा निकालना अपने को आता है, कैसे करना होता है, कैसे करना होता है, अंगुलियां, तो अंगुलियां करनी है चुंबक दिशा में, अंगूठा जाएगा करंट में, ऐसे देखो इधर आ रहा है कंडक्टर से, तो कहाँ जाएगा ऊपर की ओर लगेगा इसके ऊपर, तो यहाँ जो बल है वो आएगा F, इसको आप F3 मान लीजिए, और देखिए ये इसकी, ये मैंने इसकी घूर्णन एक्स से घूमेगा ऐसे भी, इसके आप घूर्णन एक्स, इसको मैं डायग्राम में थोड़ा सा बेईमानी करके इसको मिलाने की कोशिश करूँ, ठीक है। ये इसकी घूर्णन एक्स, ठीक है, घूर्णन डायग्राम सीधा तो है कि आपको ये ऐसा लगे कि F1 और F3 एक ही लाइन से गुजरते लगे, ऐसा डायग्राम को आप ऐसे सीधा लगाऊंगा, ठीक है, ऐसा क्लियर, कोई डाउट है क्या, नहीं होनी चाहिए। तो ये F3, यहाँ पे ये F3 मैंने ये बना इसकी रोटेशन एक्सेस है, ये घूमेगा, अभी इसको बल आगुन, देखो इसमें बल तो होगा नहीं, जीरो आएगा, वो दिखा देंगे आपको, बल आगुन होता है वो, जिसके यानी इसकी घूर्णन एक्स है, और मान लीजिए इसके सापेक्ष से घूम रहा है, ऐसे ये घूमेगा, अभी दिखाएंगे कैसे घूमेगा, देखिए बताओ। तो F3 का मान क्या होगा, वो आएगा आई एल बी, यहाँ पे एल नहीं होगा, यहाँ पे ए होगा, क्या होगा यहाँ पे ए, क्योंकि ये अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, क्योंकि आयत की आमने सामने भुजाएं बराबर व समांतर होती है। इंटू में बी, इंटू में साइन थीटा, थीटा क्या होता है, थीटा होता है बी वेक्टर और करंट के बीच का कोण, तो देखिए इसका एरिया वेक्टर ये कोण 90 डिग्री होगा, ये थीटा है तो ये कोण आएगा 90 ये प्लस थीटा, तो यहाँ पे जो कोण आएगा वो आएगा साइन 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पे आपको जो बल का मान मिलने वाला है क्या मिलेगा, आई ए बी साइन, तो F3 का मान आपको मिलेगा आई ए बी कोस थीटा मिलेगा। और देखिए थीटा को, अगर ये थीटा है, इस थीटा को अपन, ये पूरा 90 है, तो इस थीटा की जगह अपन F3 जगह यानी आई ए बी कोस 90 माइनस एल्फा, क्योंकि थीटा को अपन 90 माइनस एल्फा लिख सकते हैं, कैसे कि ये थीटा है, ये 90 होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर जो क्षेत्र सदिश है वो तल के लंबवत होता है, तो थीटा को अपन 90 माइनस एल्फा लिख सकते हैं, और कोस 90 माइनस एल्फा क्या आएगा, साइन एल्फा हो जाएगा, तो आई ए बी साइन एल्फा, ये हो गया आपका F3 का मान। अब देखिए कि ये इसके ऊपर आ गया, अब आते हैं भुजा SP पर, बोल भुजा SP यानी आयताकार लूप की भुजा SP पर जो बल का मान होगा, इसमें दिशा की बात करें तो ये जाएगा, F3 की दिशा कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर, यानी इसको आप बोलोगे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, और F2 की दिशा कहाँ जा रहा था, ये F2 जा रहा है आपका लंबवत अंदर की ओर, F2 जा रहा है लंबवत अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है।
एस पी पे। तो एस पी बल को अपन मान लेते हैं F4 मान लेते हैं। तो देखिए एस पी पर बल दिशा निकालेंगे तो करंट की दिशा में लगाओ अंगूठा, अंगुलियों को करो चुंबक की दिशा में दाएं हाथ की, तो धक्का कहाँ आ रहा है बाहर की ओर, यानी यहाँ पे जो फोर्स है, यानी यहाँ पे जो फोर्स है मान लेते हैं F4 है, और F4 यहाँ में बना रहा हूँ डॉट, ये F4 लिखा है डॉट, डॉट मतलब जो फोर्स है बाहर की ओर आ रहा है, तो ये आएगा आई एल बी साइन थीटा, लेकिन यहाँ साइन थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि थीटा होता है करंट और बी के बीच में कौन, तो करंट आ रहा है ऐसे और बी जा रहा है आपका ऐसे, ये मार्कर होता है आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये ऐसे जा रहा है करंट आपका ऐसे, ठीक है, सॉरी ये जा रहा है करंट, नीचे को जा रहा है करंट, नीचे को जा रहा है करंट, और ये आपका बी वेक्टर यानी ऐसा, कैसा दिखाऊं, ये तो बी वेक्टर और ये नीचे को आ रहा था ऐसे करंट, दोनों 90 पे, तो यहाँ भी थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो F4 का मान आएगा ये, और आई एल बी दिशा की बात करें तो ये आ रहा है लंबवत बाहर की ओर आ रहा है, लंबवत बाहर की ओर होगा। अब ध्यान से देखने पे देखिए, ये जो F2 और F4 अगर ये इसको मैं बढ़ाऊं तो मान लो कोई F4 यहाँ एक्ट कर रहा है और F4 यहाँ कहीं एक्ट कर रहा है, यहाँ लग रहा है, और F2 के यहाँ एक्ट कर रहा है, यानी दोनों की क्रिया रेखा एक नहीं है, दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है, कुछ लंबवत दूरी है, लेकिन F1 और F3 की क्रिया रेखा एक ही, यानी F1 और F3 तो परिणाम में बराबर। देखिए F1 का मान कितना है आई ए बी साइन अल्फा, F3 का मान कितना है आई ए बी साइन अल्फा, F1 का लग रहा है लंबवत नीचे की ओर लग रहा है, F3 का लग रहा है लंबवत ऊपर की ओर लग रहा है, यानी ऊर्ध्वाधर, और दोनों की क्रिया रेखा भी क्या है एक ही, यानी दोनों बल F1 और F3 तो परिणाम में बराबर और दिशा में विपरीत होने का निरस्त हो जाएंगे, जबकि F2 व F4 भी परिणाम में बराबर व दिशा के कारण दिशा में विपरीत होने का, ये जा रहा है अंदर, F2 कहाँ जा रहा है अंदर, F4 कहाँ रहा है बाहर, परिणाम में बराबर है दिशा में विपरीत है, यानी ये भी कैंसिल हो जाएंगे, यानी परिणामी जो बल आएगा वो तो आएगा नेट फोर्स तो आएगा जीरो, नेट फोर्स तो आएगा जीरो आएगा, लेकिन नेट टॉर्क जीरो आएगा, परिणामी बलागुण जीरो नहीं आएगा, नेट बल जीरो आएगा लेकिन नेट टॉर्क, नेट जो बलागुण है वो जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसलिए नहीं आएगा F1, पहले आप यहां तक उतारोगे थ्योरी वाले क्या लिखोगे, ऐसा लिखना है यहाँ पे थ्योरी कि F1 व F3 परिणाम में बराबर व दिशा में विपरीत होने का निरस्त हो जाते हैं, व दोनों बलों की क्रिया रेखा किसकी F1 F3 की, दोनों बलों की क्रिया रेखा एक ही होने के कारण ये लूप पर कोई बलागुण उत्पन्न नहीं करते। फिर लिखोगे बल F2 व F4 भी परिणाम में बराबर व दिशा में विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, लेकिन दोनों बलों की क्रिया रेखा एक नहीं होने के कारण ये लूप पर बलागुण उत्पन्न करते हैं। अतः एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार लूप पर परिणामी बल तो शून्य होता है, लेकिन परिणामी बलागुण शून्य नहीं होता। ये बातें आप यहाँ थ्योरी में चिपका देना। क्लियर, ये आपको थ्योरी यहाँ पे लिखनी होगी, तो आप लोगों को बलागुण का मान निकालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आती है कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क, बलागुण की गणना। बलागुण की गणना आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो बलागुण क्या होता है, बलागुण होता है बल इंटू बल के बीच की, बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो इसको अपन क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए अपन इस आयताकार लूप से ऊपर से ऐसे देखेंगे, ऐसे टॉप से झांक से देखेंगे, यानी जब ऊपर से देखोगे तो आपको केवल ये वाला हिस्सा भी दिखाई देगा, यानी अपन यहाँ बना रहे केवल और केवल इसका टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में जब देखेंगे तो आपको ये केवल ऐसा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, आपको ये ऊपर वाला हिस्सा आर एस ही दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए इस आर एस को मैं थोड़ा सा ढंग से बनाता हूँ। ये आर है और ये एस है। तो देखिए आर पे जो बल है इसको मैं, यानी ये इसके ऊपर जो बल लग रहा है वो जा रहा है अंदर, यानी यहाँ पे ये लग रहा है F2, ठीक है, और यहाँ पे F4 का बाहर की ओर, यानी अंदर जा रहा है। तो ये आ रहा है यहाँ पे F4 आ रहा है बाहर की ओर। दोनों बल परिणाम में बराबर है, दोनों क्रिया रेखा एक नहीं, यानी ये कहीं यहाँ लग रहा है, इसको मैंने आगे बढ़ाया, और ये कहीं यहाँ लग रहा है, तो इनके बीच की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डी परपेंडिकुलर एक तरह से है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अब ये मैं बताता हूँ, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र को बी वेक्टर यहाँ पे, ये मैंने बना दिया यहाँ पे बी वेक्टर, यहाँ पे ये कोण थीटा, ये कितना आएगा, ये कोण कितना देगा, ये कोण तो अल्फा है, और ये कोण कितना है, ये कोण थीटा है। अगर ये कोण थीटा है तो हम क्या करते हैं, देखिए अगर ये त्रिभुज अपन बनाए ऐसे कंप्लीट करें इसको, देखिए ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 है तो ये कोण कितना जाएगा, थीटा हो जाएगा। आप लोगों को चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच की
लंबवत दूरी होगी ये होगी डी परपेंडिकुलर, डी परपेंडिकुलर ये है। और ये दूरी कितनी है, ये इसकी चौड़ाई कितनी माने अपन ने ए, तो ये इसकी चौड़ाई होगी ए होगी यहाँ तक। क्लियर। अपने को मान निकालना है डी परपेंडिकुलर। तो इस त्रिभुज देखिए साइन थीटा लगा इसमें, ये थीटा है तो ये लंब बन जाएगा, ये 90 है तो ये आएगा कर्ण आएगा। तो यहाँ से डी परपेंडिकुलर का मान आपको मिल जाएगा ए साइन थीटा। समझ गए, ये थीटा है। क्लियर हो गया ना भाई, ये कौन थीटा है, ये पूरा 90 होगा तो ये कौन कितना आएगा, ये अल्फा जो अल्फा रियलिटी में कितना है 90 माइनस थीटा देखा जाए तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ये 90 डिग्री है तो ये कौन कितना जाएगा थीटा आ जाएगा। तो इस त्रिभुज को देखो, कोई नाम दे दो आप, जो भी नाम देना, इस त्रिभुज को देखना, इस त्रिभुज को देखोगे तो साइन थीटा, साइन होगा लंब बटा कर्ण, तो थीटा के सामने लंब होगा, ये 90 के सामने कर्ण होगा। तो यहाँ से ये आपको डी परपेंडिकुलर यानी लंबवत दूरी ए साइन थीटा मिल जाएगी। तो बलागुण क्या होता है, तो बलागुण होता है, बल आगुण होता है बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब यहाँ पे बल कौन सा है, F2 F4, तो यहाँ पे F2 और F4 दोनों बराबर है, इसको आप F मान लीजिए, इसका मान कितना है, परिणाम ILB है। तो यहाँ लिखोगे बलागुण टो से दिखाते हैं, तो टो बराबर ILB इंटू में डी परपेंडिकुलर कितना है ए साइन थीटा, ये आपको मिला। तो टोर का आपको मिल रहा है आई, हम इसको LA इंटू में बी साइन थीटा कर रहा हूँ। LA को 4 लिखने का फायदा क्या है कि ये लंबाई इंटू चौड़ाई, और लंबाई इंटू चौड़ाई क्या हो जाएगा आयताकार लूप का क्षेत्रफल। तो आपको मिल जाएगा टो बराबर IAB साइन थीटा, ये आपको मिला बलागुण का फॉर्मूला। क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट से गलत है अभी। तो बराबर क्या मिला आपको IAB साइन थीटा, तो बराबर IAB साइन थीटा आपको मिल गया। तो ये तो हो गया बलागुण, और बल इसमें नेट आता है 0। अब यहीं पे देखिए, मान लो इसमें फेरों की संख्या n हो, अपने लूप आयताकार है, ये किसी भी शेप के लिए वैलिड, चाहे सर्कुलर हो चाहे वर्ताकार हो चाहे किसी भी शेप का हो, यदि अपन आयताकार लूप के स्थान पर n फेरों वाली कुंडली का प्रयोग करें तो बलागुण में इसको n से गुना और कर देंगे, तो आएगा टो इज इक्वल टू, लिखोगे यदि आयताकार लूप के स्थान पर n फेरों वाली कुंडली उपयोग में ले तो बलागुण आएगा। तो बराबर इसको लिख देंगे टो बराबर NIAB साइन थीटा। तो ये आपको मिल गया फॉर्मूला, टो इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा, जहां पे n के इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, I इसमें देने वाला करंट है, A इसका एरिया है, B मैग्नेटिक फील्ड है, और थीटा है A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का कोण, ये वाला, ये थीटा, ये रहा A वेक्टर और ये रहा B वेक्टर के बीच का कोण, ये थीटा आपका, ये वाला थीटा है। क्लियर। तो ये आ गया। अब देखिए आगे बुक्स में क्या होता है, इस NI की जगह M बराबर होता है NI, इसको बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसको बोला चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इस M को बोल NIA को M बोलते, तो इसको आगे थे टो बराबर MB साइन थीटा। शॉर्ट में जैसे आपने चैप्टर फर्स्ट में विद्युत क्षेत्र में, मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव बलागुण टो बराबर P साइन का पड़ा था PE, तो उससे तुलना करेंगे, देखिए यहाँ पे P है, वो वहां पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, इसको बोले चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण NI होता है, और वहां पे देखो E था, यहाँ पे कौन आ रहा B आ रहा है। तो ये जो थीटा है वो M वेक्टर और B वेक्टर के बीच का कोण है। तो M वेक्टर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है एरिया वेक्टर की दिशा में। तो ये आपका हो गया बलागुण और सारा यहाँ, तो इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे अपन आगे बढ़े। क्लियर, ठीक है, इसको रख कर रहा हूं मैं। ओके, अब केसेस की बात करें तो केस फर्स्ट यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट देखो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार लूप पर, एक समान चुंबकीय आयताकार लूप पर बल व बलागुण होता है, तो बल तो होगा 0 और बलागुण होगा नॉन जीरो, उसमें उसकी कुछ वैल्यू आती है MB साइन था, जहाँ पे M क्या होता है NIA होता है। ओके, ये आगे काम आएगा, अभी जो अपन वो पढ़ेंगे धारामती, उसमें भी ये फॉर्मूला ये वाला अपने को काम आएगा NIAB साइन थीटा। ओके, अब केस फर्स्ट की बात करें तो केस फर्स्ट मान थीटा 0 डिग्री हो जाए। केस फर्स्ट यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो जाए, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, यानी थीटा 0 हो गया, मतलब अल्फा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी ये आपका ए वेक्टर ऐसा आएगा, यानी इसका मतलब हो जाएगा अल्फा 90 डिग्री हो जाएगा, यानी अर्थात आयताकार लूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। तो उस टाइम जो टॉर्क आएगा वो आएगा MB साइन 0, साइन 0 होता है 0, तो टॉर्क की वैल्यू यहाँ टॉर्क यानी बलागुण 0 आएगा। केस सेकंड की बात करें तो केस सेकंड यदि थीटा 90 डिग्री हो, थीटा 90 डिग्री मतलब अल्फा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, थीटा 90 हो गया ऐसे, तो अल्फा 0 हो जाएगा, इसका मतलब अल्फा 0 डिग्री, यानी अर्थात आयताकार लूप चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। तो उस टाइम जो टॉर्क आएगा, उस टाइम जो टॉर्क आएगा वो आएगा टो इज इक्वल टू MB आएगा, MB साइन थीटा। अब साइन 90 का मान 1 हो तो टो बराबर सिंपल MB आएगा, और आप जानते हो M को आप क्या बोल सकते हो NIA। तो जो मैक्सिमम टॉर्क है
तो जो मैक्स आता है वो आता है NiAB आता है, NiAB आता है। ये था आपका एक समान चुंबक क्षेत्र में आयताकार लूप पर बल व बलागुण। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें धारा मापी गैल्वेनोमीटर अपने को पढ़ना होगा। ओके, आगे बढ़े तो देखिए नेक्स्ट धारा मापी गैल्वेनोमीटर की बात अपन करते हैं। इसको मैं अब रब कर दूं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट आता है गैल्वेनोमीटर, धारा मापी। तो धारा मापी एक उपकरण है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में विद्युत धारा का मापन करता है, यानी वह उपकरण जो विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति को बताता है। जैसे करंट को रियलिटी में ये नहीं मापता है, बहुत छोटे करंट को मापता है। अगर ज्यादा करंट बड़ा करंट मापना होता है इसको अपन चेंज करते हैं एमीटर के अंदर। तो इसी को अपन चेंज करके बनाते हैं एमीटर और वोल्ट मीटर जो आपने पढ़े वो इस गैल्वेनोमीटर को चेंज करके बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो भी अपन देखेंगे अभी। तो धारा मापी के बारे में अगर आपको लिखना लिख लीजिए, वह उपकरण जो विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति को बताता है धारा मापी कहलाता है। परिभाषा लिख लीजिए, लिखनी है तो मैं दोबारा से बोलता हूँ। धारा मापी वह उपकरण जो विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति को बताता है धारा मापी कहलाता है। तो ये तो होगी इसकी परिभाषा। फिर बात करें इसके टाइप्स की, तो देखिए धारा मापी आपका टॉपिक है। धारा मापी के प्रकार की बात करें, देखिए धारा मापी अपने वैसे मैंने दो प्रकार के, एक होता है चल कुंडली धारा मापी, इसको बोलते हैं मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर इसको बोला जाता है। एक आता है चल चुंबक मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, चल चुंबक धारा मापी, चल चुंबक धारा मापी। तो देखिए इस चल कुंडली धारा मापी सिलेबस में, ये वाले अपने सिलेबस में नहीं है। तो इसके भी फिर दो टाइप है। इसकी बात करें देखिए इसमें होता है, इसमें देखिए कुंडली गतिमान होती है जबकि चुंबक स्थिर होती है। इसमें क्या होता है, इसमें चुंबक गतिमान होती है जबकि कुंडली स्थिर होती है। इसका आप बारे में लिखना है यहाँ। इसमें लिखोगे इसमें कुंडली गतिमान होती है व चुंबक स्थिर रहती है। इसमें लिखोगे इसमें चुंबक गतिमान होती है व कुंडली स्थिर होती है। अब इसके भी दो टाइप है। तो इसमें भी एक अपने पास है, एक होता है अपना निलंबित कुंडली धारा मापी सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। निलंबित एक क्या होती है अपनी निलंबित कुंडली धारा मापी है एक तो, और एक होती है इसमें दूसरा जो टाइप होता है किलकित पाइवोटेड किलकित कुंडली धारा मापी, जो अपने को दोनों पढ़नी पड़ेगी। किलकित कुंडली धारा मापी ये अपने सिलेबस में जो अपने को पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। एक होती है अपनी कौन सी निलंबित और इसमें क्या कौन सी होगी किलकित कुंडली धारा मापी। समझ आया। प्रकार दो, इसको वो बोलते हैं एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर चल चुंबक, इसमें चुंबक गतिमान कुंडली स्थिर, इसमें कुंडली गतिमान चुंबक स्थिर होती है। इसके दो टाइप है निलंबित और किलकित। अपने कौन सी पढ़नी है, ये दोनों अपने को पढ़नी है। तो पहले अपन पढ़ेंगे ये वाली, फिर अपन पढ़ेंगे ये वाली। दोनों को खास डिफरेंस नहीं है, केवल बनावट का डिफरेंस, दोनों का वर्किंग सेम ही होता है। चलिए तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे किलकित कुंडली धारा मापी। तो देखिए इधर, तो नेक्स्ट हेडिंग आती है अपनी किलकित कुंडली धारा मापी। सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर को इंग्लिश में बोलते हैं। तो अब अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, किलकित कुंडली धारा मापी। किलकित कुंडली धारा मापी अपने को पढ़ना है। पहले इसकी बात करेंगे सर कंस्ट्रक्शन, बनावट कैसी होती है। देखिए बनावट में क्या करते हैं अपन, एक नरम लोहे की सॉफ्ट आयरन की कोड लेंगे, ऐसे बेलनाकार ऐसे कोड ले ली, मान ली कोड है, और इस कोड के ऊपर अपन एक लगा देते हैं एल्यूमिनियम का फ्रेम, जिसको जैसे फोटो फ्रेम आप जानते हो। ये नरम लोहे की क्रोड है, नरम लोहे की क्रोड, क्योंकि इसकी चुंबकीय पारगम्यता अधिक होती है, इसलिए कुंडली में चुंबक क्षेत्र का मान बढ़ जाए, इसलिए अपन ये यूज करते हैं। और यहाँ अपन लगा देंगे एक एल्यूमिनियम का फ्रेम लगा देंगे, एल्यूमिनियम का फ्रेम, समझ गए। ऐसे एल्यूमिनियम का फ्रेम जिसमें कुछ ऐसा इसमें है कि जैसे कैसे दिखाऊं मैं आपको, कि मान लो कैसे दिखाया आपको, ये मान लो ये आपका एक तरह से फ्रेम है, इसमें ऐसे घुसा दिया, किसको घुसा दिया, नरम लोहे की बेलनाकार कोड को, और इसके एक तार को ऐसे लपेट देंगे। तार कैसा, विद्युत रुद्ध तांबे का तार होगा, विद्युत रुद्ध, यानी वो छिला हुआ तार नहीं होना चाहिए, नंगा तार नहीं होना चाहिए, वो कवर होना चाहिए। जैसे अपन आप देखो मोटर वायरिंग जो मिस्त्री करता है मैकेनिक, वो उसमें वार्निश लगाता है, वार्निश आप वार्निश या वार्निश इसको बोलते हो, एक तरह से इंसुलेटिंग मटेरियल ही है, मतलब विद्युत रुद्ध का काम करता है वो, यानी तार भिड़े नहीं एक दूसरे, ऐसा समझिए। अब क्या करें, इसके ऊपर हम तार को ऐसे लपेट देंगे, तार को इसके ऊपर ऐसे लपेट देंगे, ऐसे लपेट देंगे। मैं थोड़ा डायग्राम और नीचे बनाता हूँ। ये अपनी क्या है, ये नरम लोहे की क्रोड है, नरम लोहे की क्रोड इसको बोलते हैं। इसके ऊपर एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है, और इस एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर अपन लपेट देंगे विद्युत रुद्ध तांबे के तार की ऐसे कुंडली, आपने ऐसे कुंडली ऐसे मान लो, ऐसे कुंडली आपने तार की लपेट दी।
और इस कुंडली का जो ऊपरी सिरा है वो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज के तार से, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज के तार से यहाँ पे एक ऐसा लटकाने का जुगाड़ होता है, ऐसे ऐसा समझिए। ये मतलब कैसे कि मान लो ऐसे गुटका है, ऐसे मतलब गुटका लगा हुआ है और ऐसे इसको ऐसे लटका रखा अपन ने, ऐसे लटका दिया, ऐसे ऐसे इसको टांगने का ऐसे जुगाड़ है, ऐसे लटकाने का, यानी निलंबित से लटका हुआ। इसको वैसे मरोड़ी शीर्ष बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मरोड़ी शीर्ष बोलते हैं। फॉस्फोरस का तार है और ये मरोड़ी शीर्ष जुड़ा होता है आपका टर्मिनल से, यहाँ पे टर्मिनल होता है जिसको जिसका उपयोग अपन धारामापी को बाह्य परिपथ में जोड़ने के लिए करते हैं। यहाँ पे होता है टर्मिनल, इसको T1 बोलेंगे और ये से बाह्य तार से जुड़ा होता है। नीचे जो सिरा होता है वो एक स्प्रिंग जुड़ा होता है, यहाँ पे एक स्प्रिंग होती है और इस स्प्रिंग का दूसरा सिरा एक टर्मिनल T2, इसको अपन बोलेंगे T2, दूसरा टर्मिनल T, इसको टर्मिनल T2। ये यहाँ पे हो गए तार है जिसको इन दोनों का यूज अपन करते हैं धारामापी को बाह्य परिपथ में जोड़ने के लिए। और धारामापी लटकी होती है ऐसे शक्तिशाली नाल चुंबक, नाल चुंबक समझते हैं, अवतल आकार की चुंबक इसको बोलते हैं, नाल चुंबक इसको बोलते हैं। ये आपका हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, किसके चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए। और यहाँ की जो भी करंट मापना है उसको यहाँ भेज देंगे और यहाँ पर लगाते हैं एक समतल दर्पण प्लेन मिरर जो इसके विक्षेप को मापेगा। अब इसके बाद देखते हैं, देखो ये स्प्रिंग है, ये आपकी क्या है, स्प्रिंग है, ये आपके क्या है, अवतल आकार के ध्रुवखंड है, अवतल आकार के स्थायी चुंबक के ध्रुवखंड, अवतल आकार के स्थायी चुंबक के ध्रुवखंड, चुंबक के ध्रुवखंड है और इसको बोलते हैं, ये टर्मिनल T1 T2 हो गए। और ये आपकी क्या है, ये आपकी है नरम लोहे की क्रोड है, नरम लोहे की क्रोड इसको बोलते हैं, कोर भी बोल देते हैं कई बार। और ये जो है ये है क्या आपकी, ये है विद्युत रुद्र, विद्युत रुद्र तांबे के तार की कुंडली, तांबे के तार की कुंडली है। क्लियर। अब ये होता है आपका फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का तार है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज तार है ये। और ये आपका होता है प्लेन मिरर, समतल दर्पण होता है। ऐसा लग रहा है कि ये कैसा, कि ये ऐसे इसमें ऐसा ऐसा नहीं, देखो ये तार, ये जो मिरर है ना वो इस तार के ऊपर से ऊपर चिपका रखा है, पेस्ट कर रखा है अपने यहाँ पे। ठीक है, तो ये नरम क्रोड। और ये आपका जो ऊपर ऊपर ये वाला जो हिस्सा है ये जो है ये होता है आपका एल्यूमिनियम फ्रेम होता है, एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है, ये होगी इसकी बनावट। अगर लिखना होता है तो कैसे बोलिए, इसको बोलते हैं मरोड़ी शीर्ष बोलते हैं। इस डायग्राम को मैंने थोड़ा जो बुक में बनाया उससे थोड़ा सिंप्लीफाई इसको मैंने कर दिया है, मरोड़ी शीर्ष को बोलते हैं। तो ये क्या लिखोगे कि बनावट की बात करें तो लिखोगे इसमें नरम लोहे की क्रोड पर एल्यूमिनियम फ्रेम पर एक विद्युत तांबे की कुंडली, विद्युत तांबे के तार कुंडली लिपटी होती है। वह इस कुंडली का ऊपरी सिरा फॉस्फोरस ब्रॉन्ज के तार से मरोड़ी शीर्ष H की सहायता से जो स्थायी अवतल आकार के ध्रुवखंडों NS के मध्य लटकी होती है। यानी ये कौन सा लिख दिया, किलकित नहीं है, ये निलंबित पढ़ रहे हैं, मैंने उल्टा लिख दिया क्या। ये आप कौन सी पढ़ रहे हैं, निलंबित कुंडली पढ़ रहे हैं, निलंबित यानी लटकी हुई, निलंबित कुंडली धारामापी, ठीक है, लटकी हुई। और इस कुंडली का नीचे वाला सिरा स्प्रिंग S से व स्प्रिंग का दूसरा सिरा टर्मिनल T2 से जुड़ा होता है। और यहाँ पे देखिए मरोड़ी शीर्ष की जो टर्मिनल T1 से जुड़ा है। फिर लिखोगे टर्मिनल T1 और T2 का उपयोग धारामापी को बाह्य परिपथ में जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, अब फिर आगे देखिए, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज के तार पर एक समतल दर्पण M लगा होता है। वह समतल दर्पण इस कुंडली के साथ में जब भी कुंडली में घूमेगी तो इसके साथ घूमेगा तो समतल दर्पण का जो उपयोग है इसके विक्षेप को मापने, डिफ्लेक्शन को मापने में काम आता है। यह हो गया आपका समतल दर्पण प्लेन मिरर के बारे में। तो ये हो गया आपकी इसकी बनावट के बारे में। आगे बात करें इसकी सिद्धांत की, तो सिद्धांत प्रिंसिपल क्या होता है, देखिए इसका सिद्धांत जो होता है, सिद्धांत में क्या होता है, जब भी अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि अगर अपन किसी कुंडली को, अगर कोई आयताकार लूप है या कोई कुंडली है, अगर उसको अपन चुंबक के साथ रखते हैं तो उसके ऊपर एक बलागुण कार्य करता है जिससे कुंडली घूमने लगती है। तो क्या लिखोगे सिद्धांत क्या है, जब किसी धारावाहिक कुंडली को चुंबक के साथ रखा जाता है तो चुंबक से इसके ऊपर एक विक्षेपक बलागुण उत्पन्न करता है जिससे कुंडली घूमने लगती है। ये होगा इसका सिद्धांत। अब देखिए यदि किसी समय कुंडली का क्षेत्र सदिश ए वेक्टर चुंबक के बी वेक्टर के साथ थीटा कोण बना रहा है तो विक्षेपक बलागुण तो डिफ्लेक्शन क्या होता है, NIAB sin थीटा। अभी अपन पढ़ के आए हैं।
अब देखिए यहाँ जो थीटा होता है ना, यहाँ थीटा कितना होता है 90 डिग्री, यानी अपन यहाँ थीटा अपन हमेशा कोशिश करते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच यानी एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश के बीच कोण 90 डिग्री रहे। इसके लिए इसीलिए अपन ने ये अवतल आकार के ध्रुवकोण काम में लिए, इसको बोलते हैं रेडियल फील्ड, त्रिज्यीय क्षेत्र इसको बोला जाता है। अभी आगे बात करेंगे त्रिज्यीय क्षेत्र की, अलग से बात करने वाले हैं, तो वेट कीजिए। तो यहाँ जो डिफ्लेक्टिंग जो टॉर्क है वो आएगा NIAB आपको मिलेगा, ठीक है। अब होता क्या देखिए, ये जैसे से कुंडली घूमेगी तो इस तार में ऐठन आ जाएगा और इस तरह ऐठन आ जाएगा, यानी ऐसे कुंडली ऐसा हो रहा है कि ये कुंडली ऐसे घूम रही है, कुंडली ऐसे घूम रही है, तो ये जो तार होगा उसमें इस तरह से ऐसा है, जैसे देखो मान लो आपने इमेजिन कीजिए कि ऊपर धागा बांध दिया आपने और एक कॉपी से लटकी हुई, आप इसे घुमा रहे हो, जैसे आप छोड़ोगे तो कॉपी आपके ऐसे घूमेगी, यानी इस तार में क्या आ रही है, ऐठन आ रही है, तार के साथ स्प्रिंग में ऐठन आ रही है, तो एक इसमें रिवर्स टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट हो जाता है, उसको बोलते हैं पर्टानेन बल आघूर्ण। यानी जैसे कुंडली घूमेगी तो कुंडली घूमने के कारण इस फोर्सोडोन के तार व स्प्रिंग में पर्टानेन बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो ठीक है, तो जो टॉर आएगा इसको रिस्टोरिंग टॉर्क यानी पर्टानेन बल आघूर्ण जो आता है, पर्टानेन बल आघूर्ण, इसको मैं टो आप दिखाता हूँ, इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क, वो आता है C5, जहां पे C एक कांस्टेंट है, इसको मरोड़ी गुणांक बोलते हैं, ये नियतांक है, ये इस मेटल की जो फोर्स का जो तार है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, मेटल पे डिपेंड करेगा, नियतांक है ये, मान लीजिए आप, तो बराबर C5 आएगा। मतलब ऐसा है कि आप जितना घुमा इसमें जितना घूमने विक्षेप आएगा उतना ही ज्यादा पर्टानेन बल आघूर्ण होगा, तो यहाँ पे इसको हम C5 बोलते हैं, जहां पे C को बोलते हैं मरोड़ी गुणांक या इंग्लिश में टॉर्जनल कांस्टेंट को बोलते हैं, टॉर्जनल पेंडुलम आपने नियम काल से पढ़ा उसी के जैसा ये हो रहा है, तो इसको बोलते हैं C को बोलते हैं मरोड़ी गुणांक, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टॉर्जनल कांस्टेंट इसको बोला जाता है। तो ये आ गया टो आर बराबर C5। लेकिन संतुलन अवस्था में क्या होगा, संतुलन अवस्था में इन दोनों टॉर्क को आपको बराबर करना है, टो डिफ्लेक्टिंग इज इक्वल टू टो आर आपको करना है, कौन सही आपको इन दोनों को बराबर करना है इन बैलेंस संतुलन अवस्था के अंदर। तो आपको मिलेगा NIAB बराबर C5, तो यहां से I बराबर आप बोल सकते हो C/NAB इंटू में 5। अब देखिए C कांस्टेंट, NB कांस्टेंट रहेगा, क्षेत्र भी कांस्टेंट रहेगा और B भी कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे I समानुपाती क्या होता है 5। तो ये आपको प्रूव भी कराता एग्जाम में कि सिद्ध कीजिए इसमें जो उत्पन्न विक्षेप है वो प्रवाही धारा के समानुपाती होता है, तो I समानुपाती 5, जहां पे C/NAB नियतांक है, इसको मैंने क्या बोल दिया I के बराबर C/NAB, इसको बोलते हैं धारामापी का परिवर्तन गुणांक, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको परिवर्तन गुणांक बोलते हैं। तो I बराबर मिलेगा K5। अब इस नियतांक को समानुपाती हो जाए तो ये हो जाएगा I समानुपाती, जो कुंडली में प्रवाही धारा उसमें उत्पन्न विक्षेप के समानुपाती होती है, ये आपको प्रूव भी कई बार एग्जाम में करवा लेता है। तो I समानुपाती 5 ये आपका सिद्धांत वाला पार्ट क्लियर हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियल फील्ड, त्रिज्यीय क्षेत्र की बात अपन करते हैं आगे। तो नेक्स्ट देखिए, अब इसको मैं रब कर सकता हूँ यहाँ से, कुछ यहाँ से नोट करना आप तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, नहीं तो आगे बढ़िए। चलिए ओके, यहाँ तक क्लियर, ओके। अब देखिए त्रिज्यीय क्षेत्र, ये जो आपने 90 किया ना एंगल, यही त्रिज्यीय क्षेत्र है यहाँ पे, यानी जो आपका एरिया वेक्टर और बी वेक्टर को अपन हमेशा 90 डिग्री पर रखेंगे, तो यही त्रिज्यीय क्षेत्र है। तो आगे आएगा आपका रेडियल फील्ड, यहाँ पे गलती हो गई थी, ये किलकित मैंने लिख दिया था, किलकित नहीं ये निलंबित है, क्योंकि आपकी कुंडली इसके बीच में लटकी हुई है, किसकी सहायता से, तार की सहायता से, यहाँ पर इस NS ध्रुव खंड में इसमें लटकी होती है, इस लटकने को बोलते हैं हिंदी में निलंबन, यानी ऐसे लटका दिया अपन ने। चलिए आगे आएगा त्रिज्यीय क्षेत्र रेडियल, ओके। अगर आपको डिटेल से देखना है तो आप जो मेरे कंप्लीट वीडियो पढ़े वहां जाके आप प्लेलिस्ट चैप्टर साथ ही प्लेलिस्ट में आप लेक्चर वाइज भी देख सकते हो, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए आगे बात करते हैं रेडियल फील्ड, त्रिज्यीय क्षेत्र की बात अपन करने वाले हैं। तो व्हाट इज रेडियल फील्ड, त्रिज्यीय क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए लिखो, इसमें त्रिज्यीय क्षेत्र के लिए अपन ऐसा बनाते हैं, ये अपने हो गए अवतल आकार के ध्रुवखंड होते हैं, अवतल आकार यानी ऐसे कॉन्केव शेप के ध्रुवखंड लेंगे और यहाँ लेते हैं अपन एक नरम लोहे की क्रोड लेते हैं और इसके अपने से कुंडली को अपने से लपेट दिया होता है, ये नॉर्थ पोल है, इधर लेंगे अपन साउथ पोल लेंगे, इधर लेंगे अपन साउथ पोल लेंगे। तो यहाँ से क्या देखिए, जो त्रिज्यीय जो चुंबक से आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आएगा और इसके अंदर से होते हुए बाहर निकल जाएगा ऐसे,
ठीक है, ये आपका होता है रेडियल फील्ड। ऐसे चुंबक क्षेत्र देखा है, ऐसे ऐसे बाहर निकल जाए, ऐसे यानी जो बाहर जो देखो ये लाइन सीधी आती है ना, तो ये नरम लोहे की ऐसे प्रॉपर्टी होती है कि जो बाहर वाली चुंबकीय क्षेत्र है उस क्षेत्र रेखा है उसको भी खींच के अपने ओर ले, जो बाहर जाए उसको भी चल अंदर मेरे से ऐसे बाहर, उसको भी चल मेरे से यहाँ से गुजर, जो बाजू इसको ये लाइन ऐसे जाती उसको भी खींच के अंदर से गुजारता है। ये यही इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसका गुणधर्म। किसका गुणधर्म है? इस नरम लोहे का, सॉफ्ट आयरन का ऐसी प्रॉपर्टी इसका गुणधर्म होता है कि यानी इसमें क्या होता है, जो एरिया वेक्टर होता है और बी वेक्टर के बीच में कोण 90 डिग्री बन जाता है, ऐसा कुछ इसमें अरेंजमेंट होता है। क्लियर? तो ये आपकी नरम लोहे की क्रोड है, नरम लोहे की क्रोड है, और यही आपका त्रिज्यीय क्षेत्र, नरम लोहे की क्रोड है। तो बात करें त्रिज्यीय क्षेत्र, तो देखिए लिखोगे डायग्राम बना के, त्रिज्यीय क्षेत्र का उपयोग कुंडली के क्षेत्र सदिश ए वेक्टर व चुंबक क्षेत्र सदिश बी वेक्टर के मध्य कोण 90 डिग्री बनाने के लिए किया जाता है या रखने के लिए किया जाता है। इसके लिए हम अवतल आकार के ध्रुवखंड, अवतल आकार के स्थायी चुंबक के ध्रुवखंड NS व नरम लोहे की क्रोड का उपयोग करते हैं। नरम लोहे की ये मतलब नरम लोहे का ये गुण होता है कि ऐसा लिखें, नरम लोहे की चुंबकीय पारगम्यता, नरम लोहे की चुंबकीय पारगम्यता अधिक होती है, इससे कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। जो लाइन बाहर से गुजरती है वो भी इसके अंदर से जाएगी, इसकी प्रॉपर्टी की चुंबकीय क्षेत्र को अपनी ओर खींच के ले आता है। तो ये होता है आपका रेडियल फील्ड। त्रिज्यीय क्षेत्र यूज क्या आता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कोण हमेशा 90 डिग्री बनाए रखने में आपका ये काम आता है। तो ये आपका हो गया त्रिज्यीय क्षेत्र, यहाँ पे हो गया क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट इसमें कुछ परिभाषा आती है, कुछ डेफिनेशंस आती है, जैसे धारामापी की सुग्राह्यता क्या होती है, धारा सुग्राह्यता क्या होती है, वोल्टा सुग्राह्यता क्या होती है, उसमें एक धारामापी का दक्षतांक क्या होता है। इनमें से कुछ परिभाषा आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है, नंबर जैसे धारामापी का दक्षतांक बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा हुआ है। ओके, यहाँ ऑब्जर्व कर दे इसको। रेडियल फील्ड क्लियर हो गया। अब देखिए कई बार ऐसा लगता है ये लाइन यहाँ से, ये लाइन यहाँ जाके यहाँ गुजरी, ऐसा नहीं होता है। ये लाइन यहाँ से निकली है, यहाँ घुस के यहाँ निकलेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये लाइन से जो काटेगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र का एक दूसरे को काटती नहीं है, ये आपका गलत कंसेप्ट है। सोच रहा है कि ये लाइन यहाँ से घुसी, ये लाइन यहाँ घुसी, ऐसा नहीं है। देखो ये लाइन यहाँ से निकल के ऐसे आ जाती है, यानी नहीं तो जैसे 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 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी एक दूसरे को नहीं काटती है। चलिए आगे बात करते हैं अपन धारामापी की सुग्राह्यता, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, धारामापी की सुग्राह्यता। तो देख इसमें क्या होता है, तो वह धारामापी, सुग्राह्यता बात करें, वह धारामापी जो अल्प धारा प्रवाहित करने पर भी अधिक विक्षेप देती है, सुग्राही धारामापी क्या है। जिसमें छोटा सा कण जाए उसको पहचान ले, उसको डिटेक्ट कर ले, उसको बोलते हैं सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर धारामापी की, मतलब सुग्राही धारामापी उसको बोलते हैं। यानी वह धारामापी जिसमें अल्प धारा प्रवाहित करने पर भी अधिक विक्षेप देती है, सुग्राही धारामापी कहलाती है। ये होगी इसकी परिभाषा। नेक्स्ट आता है आपकी धारा सुग्राह्यता। धारा सुग्राह्यता इसको अपन दिखाते किसे, IS से दिखा देते हैं। ये होता है क्या होता है, फाई बटे में आई। तो परिभाषा ऐसे बनेगी, अगर मैं आई को 1 बोल दूं तो उस टाइम यदि मैं आई बराबर 1 एम्पियर मान लूं तो उस टाइम IS बराबर क्या मिल जाएगा, फाई आपको मिल जाएगा। बस इसी बात को शब्दों में बोलना है। यानी धारा कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर, धारामापी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विक्षेप को धारा सुग्राह्यता कहते हैं। धारामापी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विक्षेप को धारा सुग्राह्यता कहते हैं। फाई बटे में आई आपकी इसकी बन जाएगी परिभाषा, लिख लोगे योगी परिभाषा, ठीक है। आप ये वाला याद कर लो दिमाग में, फाई बटा आई इसको बोल देना एकांक। धारामापी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विक्षेप को धारा सुग्राह्यता कहते हैं, ठीक है। आगे अब इसको फॉर्मूला बनाते हैं, तो आपने पढ़ रखा है NIAB बराबर होता है C5, पढ़ रखा अपन ने। अपने को चाहिए फाई बटा आई, तो अपन क्या करते हैं यहाँ से फाई बटा आई चाहिए, तो इसको अपन क्या करें, यहाँ से इसको ले जाते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, तो फाई बटा आई बनेगा NAB बटे में C बराबर फाई बटा आई मिल जाएगा। तो आपकी जो धारा सुग्राह्यता है, जो धारा सुग्राह्यता है IS बराबर होती है फाई बटा आई बराबर NAB बटे में C। तो यहाँ से आप IS बराबर NAB बटा CB
आई एस बराबर आप एन ए बी बटे में सी बी आप लिख सकते हो। तो देखिए अगर आपको धारा सुग्राहिता बढ़ानी है तो एन का मान ज्यादा होना चाहिए, ए का मान ज्यादा होना चाहिए और बी का मान ज्यादा होना चाहिए, लेकिन सी का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसीलिए अपन फोर्स ब्रॉन्ज का तार उपयोग करते हैं। तो ये आपकी धारा सुग्राहिता। नेक्स्ट आती है आपकी वोल्टता सुग्राहिता। वोल्टता सुग्राहिता वोल्टेज सेंसिटिव को बोला जाता है। दिखाएंगे किससे, वी एस से दिखाएंगे। तो फॉर्मूला यही है, जो वी एस होता है वो 5/V होता है। यहाँ पे आई आ रहा था, यहाँ पे आ गया ना वी। परिभाषा आसान है कि धारामापी के टर्मिनलों के मध्य एकांक वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर, एकांक वोल्ट या इकाई वोल्ट या 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर जितना विक्षेप आएगा, जितनी कुंडली घूमेगी, डिफ्लेक्ट होगी, विक्षेप मतलब 5, कितने कौन से कुंडली आपकी घूम रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, वोल्टता सुग्राहिता बोलते हैं। तो फॉर्मूला दिमाग पहले बैठाओ, 5/I होता है, जो करंट में लेना होता है आई, और वोल्टेज में क्या लेना होता है, वोल्टेज लेना होता है। परिभाषा की बात समझ में आ गई। धारामापी के टर्मिनलों के मध्य एकांक वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर धारामापी कुंडली में उत्पन्न विक्षेप वोल्टता सुग्राहिता कहलाती है। तो ये आ गया वी एस बराबर 5/में जी। अब देखिए V बराबर होता है I इंटू में R, तो यहां मैं लिख रहा हूँ I इंटू में G, जहां पे G होता है धारामापी कुंडली का, भाई जो कोई तार आपने लपेट रखा है, इस तार का कुछ न कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, कुछ न कुछ तो प्रतिरोध होगा। तो G को बोलते हैं धारामापी कुंडली का प्रतिरोध बोला जाता है। किसको, कैपिटल G को। तो आप यहां से बोल सकते हो कि जो VS आता है वो आता है 5/IG, 5/IG, यानी आप इसको VS बराबर IS/GB, यानी जो वोल्टा सुग्राहिता होती है वो होती है धारा सुग्राहिता बटे में G, यानी आप 5/I को यहां से देखिए IS लिख सकते हो। तो ये आपका मिल गया, और आप चाहो तो IS की जगह NAB बटे में CB आप यहाँ पे डाल सकते हो, वो आपको फॉर्मूला आगे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपकी वोल्टा सुग्राहिता। नेक्स्ट आता है, मैं ये लिखता हूँ धारामापी का दक्षतांक, यानी इसका फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं। धारामापी का दक्षतांक बोला जा क्या होता है, तो देखते हैं इसको दिखाते किससे, x से दिखाते हैं। तो x क्या होता है, ये एक तरह से वैसे तो होता है तो 1/IS, यानी धारा सुग्राहिता का जो व्युत्क्रम है, धारा सुग्राहिता का जो व्युत्क्रम है उसे दक्षतांक बोलते हैं। जो x होता है वो I/5 आएगा, I/5 आएगा। अब परिभाषा रखना याद आसान है, इसको बोलते एकांक, नीचल एकांक, यानी धारामापी कुंडली में एकांक विक्षेप उत्पन्न करने के लिए, धारामापी कुंडली में एकांक विक्षेप उत्पन्न करने के लिए आवश्यक धारा को धारामापी का दक्षतांक कहते हैं। बोलो परिभाषा समझ आई, ऐसे याद करना है। जो दक्षतांक है वो धारा सुग्राहिता का उल्टा होता है, तो मैंने उल्टा कर दिया, इसका व्युत्क्रम कर दिया। तो 1/IS, इसको भी उल्टा फुल्टा कर दिया, 5/I को I/5 कर दिया। अब बोलना कैसे होता है, इसको 1 मान लो, तो क्या बोलोगे, धारामापी कुंडली में एकांक विक्षेप उत्पन्न करने के लिए आवश्यक धारा को धारामापी का दक्षतांक कहते हैं। तो ये आ गया धारामापी का दक्षतांक, और लिख दोगे धारामापी का दक्षतांक धारा सुग्राहिता के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो x आता है वो आता है, इसका उल्टा कर दोगे, यानी I/5 आएगा, I/5 लिख दिया अपन ने। तो x बराबर इसका उल्टा, यानी C/में NAB आप इसको बोल सकते हो। तो ये आगे धारामापी का दक्षतांक की परिभाषा जो बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछी भी गई थी। तो ये था आपका, इतनी बार बातें हो गई। अब नेक्स्ट जो आता है वो आपका आता क्या आएगा, वो अपने ये पढ़ी कौन सी, निलंबित कुंडली धारामापी अपन ने पढ़ लिए। आगे आपने आने वाली किलकित कुंडली धारामापी, क्या आएगी, किलकित कुंडली धारामापी, किलक यानी कील लगा देना, ठोक देना, खोटी गाड़ के ठोक देना, ठीक है, उसको बोलते हैं किलकित कुंडली धारामापी। चलिए यहाँ पे क्लियर, ओके। निलंबित में कुंडली लटकी होती है और यहाँ पर बांध के फिक्स कर देंगे, लटकाएंगे नहीं इसमें, तो ये डिफरेंस होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है किलकित कुंडली धारामापी, और ये अपने काम का है। इसी को अपन चेंज करके बनाते हैं वोल्टमीटर, एमीटर, और इसी को अपन लैब में मतलब प्रयोगशाला में यूज करते हैं। किसको, किलकित कुंडली धारामापी को अपन यूज करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट आएगी किलकित कुंडली धारामापी, पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर उसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वो। तो देखिए नेक्स्ट लिखे यहाँ पे किलकित कुंडली धारामापी। तो इसमें क्या होता है, अपन कुंडली को लटकाने की जगह दो किलकों की सहायता से फिक्स कर देते, संतुलन में ले आते हैं। यहाँ पर अपन
लटकाने की जगह जैसे मान लो वही देखो करोड़ तो वही होगी, सब कुछ वही है, क्या डिफरेंस है इसको रखने का, वहां लटकाया था यहाँ लटकाते नहीं है, यहाँ वही देखो नरम लोहे की करोड़ होगी, नरम लोहे की करोड़, यानी ये नरम लोहे की करोड़ है। इसके ऊपर हम लगाते हैं एल्यूमिनियम का फ्रेम, ऐसे लगा देंगे, और एल्यूमिनियम का फ्रेम लगा के इस एल्यूमिनियम फ्रेम के ऊपर तांबे के तार को लपेट देंगे। वो कैसा विद्युत रूप होगा, छिला हुआ नंगा तार नहीं होगा, ठीक है, वो कुछ मतलब उसमें कवरिंग होगी, ऐसे मतलब कोटिंग होगी उसके ऊपर, ठीक है, इंसुलेटेड होगा ऐसे। तो ये आपने यहाँ पे ऐसे लगा दिया। अब क्या करते हैं, इसका जो ऊपरी सिरा है, ऊपरी सिरा अपन यहाँ से किलक होता है, ये क्या होता है किलक, यानी इसको मैंने बांध दिया, क्या कर दिया, बांध दिया, ठीक है। और नीचा सिरा भी होता है कि नीचे किलक होता है, ऐसे अपने बांध दिया यहाँ पे, इसको बोलते हैं किलकित, ये दोनों किलक है। और यहाँ पे अपन इसके दोनों टर्मिनलों को एक स्प्रिंग की सहायता से जोड़ देंगे, और इस स्प्रिंग को इस टर्मिनल T1 से, और नीचे एक स्प्रिंग होगी ऐसे, इस स्प्रिंग को ऐसे टर्मिनल T2 से जोड़ देंगे, टर्मिनल T1 T2, और टर्मिनल T1 और T2 का उपयोग धारा मंत्री को बाह्य परिवर्तन जोड़ने के लिए करेंगे अपन। और यहाँ अपन क्या लगाते हैं, वो यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा इधर चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए, और कैसा होगा अवतल आकार का, अवतल आकार क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपने को एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कोण 90 डिग्री बनाना है, उसी को बोलते हैं रेडियल फील्ड, त्रिज्यीय क्षेत्र उसको बोलते हैं। और यहाँ पर इस कुंडली के विक्षेप को मापने के लिए अपन यहाँ पे एक लगा देते हैं, एक हल्का सा बहुत ही हल्का एल्यूमिनियम का पॉइंटर यहाँ पे बना, संकेतक, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम संकेतक। और ये ऐसे वर्ताकार पैमाने पर घूमता है, जिसके बीच में होता है 0, और फिर ऐसे यहाँ पे ऐसे मान लीजिए 10, ऐसे इसको आप डायग्राम समझना, यहाँ से ऐसे 20, इधर भी ऐसे 10, यहाँ पे ऐसे 10, ऐसे इधर यहाँ पे ऐसे 20, 30 आप यहाँ इसको बना देना, ठीक है। ये एल्यूमिनियम संकेतक, जिसका यानी एक इस वर्ताकार पैमाने पर घूमता है, जिससे अपने इस कुंडली का विक्षेप का मापन करते हैं, ठीक है। 0 ये एल्यूमिनियम का संकेतक, ये दोनों किलक हो गया, ये दोनों स्प्रिंग है S1 S2, ये दोनों टर्मिनल है, ये नरम लोहे की करोड़ है, इसके ऊपर एल्यूमिनियम का फ्रेम है, और ये विद्युत तांबे के तार की कुंडली है, और ये दोनों अवतल आकार के स्थायी चुंबकीय ध्रुवकोण है। ये दोनों में डिफरेंस होता है किसमें, निलंबित कुंडली धारावाही में और किलकित कुंडली धारावाही में। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पाइवटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। वहां पे अपन कुंडली को लटकाते हैं, और यहाँ लटकाने की जगह अपने संतुलन में फिक्स ला दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है। तो डायग्राम बनाओगे, ये इसकी मैंने क्या बनाई, बनावट बताई, लिखोगे क्या, इसमें नरम लोहे की करोड़ के ऊपर एल्यूमिनियम फ्रेम पर विद्युत तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। इस कुंडली का ऊपरी व निचला सिरा दो किलकों की सहायता से स्थायी मतलब अवतल आकार के स्थायी ध्रुव खंडों के मध्य संतुलन में रखा जाता है। वह इस कुंडली के दोनों सिरों को दो स्प्रिंग को S1 और S2 की सहायता से टर्मिनल T1 और T2 से जोड़ दिया जाता है, और ये स्प्रिंग इसमें प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। फिर आगे देखिए, कुंडली के विक्षेप को मापने के लिए इसके साथ एक हल्का एल्यूमिनियम का संकेतक लगा देते हैं, जो वर्ताकार पैमाने में घूमता है, जिसका शून्य मध्य में होता है। ये होगी इसकी बनावट के बारे में। इसे देखिए, इसे वेस्टर्न धारावाही भी बोलते हैं, और इसी को अपन उपयोग करके धारावाही को एमीटर और वोल्ट मीटर में परिवर्तित करते हैं, और इसी को अपन प्रयोगशाला में भी यूज करते हैं। तो ये होगी इसकी बनावट के बारे में, ठीक है। तो ये आपको इसके बारे में लिखना होता है। नेक्स्ट आपका जो आएगा वो अपन बात करेंगे इससे। नेक्स्ट आता है संट। क्या आता है, संट, ठीक है। तो नाम ऐसा जिसका होगा संट, है ना। तो संट एक प्रतिरोध है, संट एक क्या है, प्रतिरोध है। तो ये संट क्या होता है, तो संट अपन क्या करते हैं, मान लो अगर खतरनाक करंट आ गया तो उस करंट का बाईपास बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जो बाईपास है वही संट होता है। यानी धारामापी कुंडली को जलने से बचाने के लिए इसके समांतर क्रम में, जैसे मान लो ये जी है, देखिए एक काम और करना है, इसी को अपन चेंज करके किसमें बनाएंगे, एमीटर और वोल्टमीटर बनाएंगे। तो इस जुगाड़ को इस जुगाड़ को मैं दिखाऊंगा इस जी से, इस पूरा जी है, जी फॉर गैल्वेनोमीटर। ये जो पूरा जुगाड़ आपको दिख रहा है ये सारा जी है, इसको अपन शॉर्ट में इस संकेत से दिखाएंगे, समझ गए। ये जुगाड़ है, क्योंकि ये डायग्राम आपको आगे काम में आने वाला है, तो इसको मैं शॉर्ट में इससे कराऊंगा। मैं जहां ये बना रहा हूं उसका मतलब ये है, इस जी का मतलब। तो होता क्या है, इस कुंडली के समांतर क्रम में एक अल्प मान का प्रतिरोध जोड़ देते हैं, उसे बोलते हैं संट। ये बाईपास है। अगर यहां से मान लो आई करंट आ रहा है, तो उस आई में से कुछ करंट जाएगा इसमें IG, और जो बचा हुआ करंट जाएगा इसमें उतना ही करंट जाएगा जितना इसको जरूरत है। इसका जो प्रतिरोध है वो इससे भी कम होगा, इस कुंडली का जो प्रतिरोध उससे भी कम होगा। और आपको पता होगा करंट वो रास्ता चुनता है जिधर का प्रतिरोध कम होता है। तो अगर खतरनाक करंट आ गया
ठीक है। तो करंट यहाँ बाईपास हो जैसे निकल जाएगा तो अपनी कुंडली जलने से बच जाएगी। ये इसका शंट का फायदा होता है, यही शंट होता है। अगर बात करें परिभाषा की, इस शंट को परिभाषित कीजिए तो लिखोगे कि धारामापी कुंडली के समांतर क्रम में एक अल्प मान का प्रतिरोध तार जोड़ दिया जाता है, जिसे शंट कहते हैं। शंट के फायदे क्या है? तो शंट का पहला फायदा नंबर 1 है कि शंट कुंडली को जलने से बचाता है। दूसरा फायदा ये, शंट की सहायता से धारामापी को आवश्यक त्रास के आवश्यक जो रिक्वायर्ड रेंज है आवश्यक त्रास के एमीटर में परिवर्तित किया जाता है। नुकसान क्या है? नुकसान ये होता है कि शंट लगाने पर धारामापी की सुग्राह्यता घट जाती है, सुग्राह्यता इसकी घट जाती है शंट लगाने के बाद। क्योंकि शंट के बारे में बातें आगे आता है धारामापी का एमीटर में रूपांतरण। धारामापी का एमीटर में रूपांतरण, अपन धारामापी को चेंज करके बनाएंगे एमीटर। धारामापी को चेंज करके बनाएंगे एमीटर। नेक्स्ट आपका आएगा टॉपिक आएगा धारामापी का एमीटर में रूपांतरण। तो पहली बात तो एमीटर होता क्या है? एमीटर तो वह उपकरण जो विद्युत परिपथ में धारा का मापन करता है, एमीटर कहलाता है। लिख दोगे यहाँ पे, वह उपकरण जो विद्युत परिपथ में धारा का मापन करता है एमीटर कहलाता है। फिर बात करते हैं भाई साहब एमीटर परिपथ में जोड़ते कैसे? तो एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में सीरीज में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? सीरीज में जोड़ते हैं। अब बताइए तो भाई साहब इसको चेंज कैसे करोगे आप? जी को ए में चेंज कैसे करते हो? देखो जी को, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखोगे? धारामापी को एमीटर में परिवर्तित करने के लिए, धारामापी को एमीटर में परिवर्तित करने के लिए इसके समांतर क्रम में अल्प मान का प्रतिरोध ब्रैकेट में शंट लगा देते हैं। अल्प मान का प्रतिरोध शंट लगा देते हैं। अभी मैंने फायदा बताया था, शंट का फायदा क्या है? इस शंट की सहायता से ही आप धारामापी को एमीटर में चेंज कर सकते हो। तो यानी धारामापी को एमीटर में चेंज करने के लिए इसके समांतर क्रम में एक अल्प मान का प्रतिरोध जोड़ देते हैं। अल्प मान का प्रतिरोध यानी शंट, एसओ शंट यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए इसके समांतर क्रम में, यानी अपन क्या करेंगे, इसको एमीटर में चेंज करना होगा तो इसके अपन समांतर क्रम में, इसके समांतर क्रम में, इसके समांतर क्रम में क्या लगा देंगे अपन? अल्प मान का प्रतिरोध। ये लगा दिया शंट। ये आपका बन गया गैल्वेनोमीटर, वो एमीटर। देखो ना इसके ये आपका धारामापी है इसके समांतर क्रम में, यानी इसको शॉर्ट में ऐसी डायग्राम मिटाएगा, मैं समझदार हूँ ना, दोबारा बनाना पड़ता मेरे को। तो ये आपका जी है, इसके समांतर क्रम में अपन लगा देंगे एक अल्प मान का प्रतिरोध। अब देखिए मान लो यहां से आई करंट आ रहा है, आपकी आई क्या? मेन करंट है, आई आपका मुख्य धारा है। तो इसमें जाएगा आई जी, इसमें उतना ही जाएगा जितना इसको रिक्वायर्ड है। इसको बोलते हैं आई जो है धारामापी में विक्षेप के लिए, यानी धारामापी विक्षेप के लिए अधिकतम धारा, अधिकतम विक्षेप के लिए इसको हम बोलते हैं आई जी को। इन शॉर्ट अपन बोलेंगे इसको धारामापी में अधिकतम विक्षेप के लिए आवश्यक धारा। आई जी क्या होता है? धारामापी में अधिकतम विक्षेप के लिए आवश्यक धारा, जितना कि उसको जाएगा उतना बचा हुआ सारा करंट जाएगा इस एस से, ये बाईपास से यहाँ से निकल जाएगा। बाईपास होता है जो भीड़ भाड़ के इलाके से बाहर से रोड बनाते उसको बाईपास बोलते हैं ना, उसे बोलते हैं बाईपास। तो यह इसका बाईपास है, आई माइनस आई जी। तो ये एस है, इसी को बोलते अपन, इस पूरे जुगाड़ को, इस डिब्बे को अपन क्या बनेंगे? यही आपका कहलाता, आपका क्या? ये आपका बन गया एमीटर। इसे अपन बोलेंगे, इसे अपन एमीटर बोलते हैं। बोलो क्लियर? यहाँ पे यहाँ आई करंट आया था तो वापस यहाँ से आई करंट आपका, इधर से आई जी आया, इधर से आई माइनस आई जी, तो किरचॉफ के संबंध नियम से यहाँ से वापस आई निकल जाएगा। तो ये आपका होता है एमीटर। कैसे? देखो ये डायग्राम बनाना होता है, इस डायग्राम के बराबर में ये डायग्राम बनाएंगे अपन, शॉर्ट में ये भी चल जाएगा। लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम वाला पूछा तो आप पूरा सुंदर से ये पूरा डायग्राम पहले ये बनाओ, उसके बाद में डायग्राम ये बनाओ। आपने इस एस का मान निकालना है, तो एस का मान निकालना कोई बड़ी बात अपने को नहीं, क्योंकि अपन ओम का नियम पढ़ के आए। अब बोर्ड में तो ओम का नियम सिलेबस हटा दिया, हमने तो पढ़ा नहीं, तो वो गलती करके आए आप। तो रिवीजन में आपको ओम का नियम करवाया, सिलेबस हटा दिया, लेकिन ओम के नियम के बिना काम चलने वाला नहीं है। वो एक बेसिक लॉ आपको आना ही चाहिए। और फिर श्रेणी क्रम और समांतर के नियम भी आपको बोर्ड में हटा दिए, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि उनके कंसेप्ट तो काम में आ रहे हैं, तो आप जानते हो। देखिए ये जो पूरी ब्रांच है वो इसके साथ समांतर क्रम में, और आप जानते हो समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। और ओम का नियम क्या बोलता है? अगर किसी प्रतिरोध में करंट आई जा रहा है, उसका प्रतिरोध आर है, तो उसके सिरों पर विभवांतर होता है V बराबर आई इंटू में आर। तो देखिए यहाँ इसमें विभवांतर कितना होगा? आई जी इंटू में कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या होता है? धारामापी, यहाँ पे कैपिटल जी होता है धारामापी कुंडली का
प्रतिरोध, जिसमें कोई भी स्प्रिंग जो लग रही है भाई उसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उसका जी मान लिया, करंट जा रहा है IG, बराबर क्या होगा I माइनस आई जी इंटू में एस, आई माइनस आई जी इंटू में एस। मैं तो बोल रहा हूँ आपको फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं मेरे हिसाब से, तो कंसेप्ट आना चाहिए कि यहाँ जो विभवांतर है वो विभवांतर यहाँ करना है बराबर, बस सोल्व कर लो। अब यहाँ से एस चाहिए तो एस निकाल लो, आई जी निकाल, जो आपकी मर्जी कुछ निकालो, मैं तो आपको एस दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो एस यहाँ से आएगा, इसको नीचे ले आओ, तो आएगा आई जी बटे में आई माइनस आई जी इंटू में क्या आएगा कैपिटल जी, आपको ये आपको एस मिल गया। और आप चाहो तो इस इक्वेशन को सोल्व करके आई जी का मान भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला याद है, अच्छी बात है, नहीं भी याद है तो कंसेप्ट होना चाहिए कि जो विभवांतर यहाँ है वो विभवांतर यहाँ होगा, इससे आपका न्यूमेरिकल भी सोल्व हो जाएगा 100%, कि जो विभवांतर यहाँ है वो विभवांतर यहाँ है। तो ये हो गया आपका एमीटर के बारे में। कैसे बनाते हैं, धारामापी को एमीटर में परिवर्तित करने के लिए इसके समांतर क्रम में एक अल्प मान का प्रतिरोध शंट लगा देते हैं। शंट की वैल्यू ऐसे निकालोगे, पहले ऐसे बनाओ डायग्राम, उसके साथ में श्रेणी क्रम में, देखो श्रेणी क्रम में, सॉरी समांतर क्रम में, इस पूरे के साथ ये समांतर क्रम है यहाँ पे, क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध निकालने के निकाल देते हैं। तो आदर्श एमीटर यहाँ से आता है एमीटर का प्रभावी प्रतिरोध, एमीटर का प्रभावी प्रतिरोध, तो क्या आएगा देखिए, यहाँ पर जो प्रभावी प्रतिरोध है इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा बताइए। ये दोनों किसमें समांतर क्रम में, और आपको याद है दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। अगर आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम नहीं आता है तो यहाँ आपको समझ आने वाला नहीं है, आना चाहिए श्रेणी क्रम समांतर क्रम, ठीक है। तो क्या होता है, दो प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाल देते हैं, R1 R2 बटे में R1 प्लस R2, तो यहाँ क्या आएगा GS बटे में G प्लस एस, GS बटे में G प्लस एस। तो देखिए यहाँ पे, तो G यहाँ पे देखिए G का मान S से बहुत बहुत बड़ा होता है, तो आप G प्लस S को लगभग क्या बोलते हो, G बोलते हो। तो यहाँ से जो प्रभावी प्रतिरोध आएगा वो आएगा GS बटे में G आएगा। ये जो प्रभावी प्रतिरोध है वो लगभग किसके बराबर है, शंट के प्रतिरोध के बराबर होता है। और शंट का प्रतिरोध वैसे ही बहुत छोटा है, शंट का प्रतिरोध तो वैसे ही बहुत छोटा है, यानी बहुत यानी एक आइडियल एमीटर का जो प्रतिरोध है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए। तो सवाल आता है एग्जाम में, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। आदर्श वोल्टमीटर का नहीं बोल रहा हूँ, आदर्श एमीटर का जिसमें कोई भी एरर नहीं हो उसका रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। देखिए इसका लगभग शंट, और शंट तो वैसे बहुत छोटा होता है। तो ये सारी बातें की अपन ने एमीटर की, G to A कन्वर्जन, गैल्वेनोमीटर का एमीटर में रूपांतरण के बारे में इतनी बातें करनी है अपने को। इतना काम अगर आपको आता है तो आपके लिए कुछ भी इसका सवाल आए चाहे डेरिवेशन आए, कुछ भी आप कर जाओगे इजीली, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। आगे पढ़ेंगे अपन धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो पहले तो बात करते हैं भाई साहब वोल्ट मीटर होता ही क्या है। तो वोल्ट मीटर वह उपकरण जो विद्युत परिपथ में धारा का मापन करता है, वह उपकरण जो विद्युत परिपथ में, सॉरी किसका बोल दिया, धारा का नहीं, वह उपकरण जो विद्युत परिपथ में विभवांतर का मापन, धारा नहीं मापता है विभवांतर मापता है, वह उपकरण जो विद्युत परिपथ में विभवांतर का मापन करता है वोल्ट मीटर कहलाता है, ठीक है भाई साहब। फिर दूसरी बात आती है कि वोल्ट मीटर को अपन परिपथ में जोड़ते, जैसे एक बार मैं मार्कर चेंज कर लूं, मेरा मार्कर कहाँ गया, एक मिनट रुकना बच्चा। नेक्स्ट आता है आपका वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर को अपन परिपथ में जोड़ते कैसे, तो वोल्ट मीटर को परिपथ में अपन जोड़ते हैं किसमें, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। एक बार इंक डालनी पड़ेगी। तो देखिए, तो वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब देखिए धारामापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए इसके समांतर क्रम में नहीं लगाते हैं, इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का हाई रेजिस्टेंस, उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ देते हैं, इसे अपन बोलते हैं वोल्ट मीटर। ये आपका क्या बन गया, यही आपका बन जाता है वोल्ट मीटर बन जाता है। ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका है वोल्ट मीटर, इसको बोला जाता है। यानी क्या हो गया, कंसेप्ट क्या है कि धारामापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए इसके श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ देते हैं, यानी इसके श्रेणी क्रम में जोड़ना। तो देखिए डायग्राम में यही करना है। तो इस बार मैं प्रतिरोध को यहां लगा रहा हूं, ये इसके श्रेणी क्रम में जोड़ा है, किसमें जोड़ा, श्रेणी क्रम में। देखो पिछली बार यहां लगा, तो ये डिफरेंस, यही दोनों डिफरेंस है, और करना जोड़ना किसमें है,
जोड़ना किसके है, किलकित कुंडली धारावापी, किलकित कुंडली धारावापी को चयन करके अपन किलकित कुंडली धारावापी को अपन एमीटर और वोल्ट मीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया वोल्ट मीटर, यानी इस पूरे जुगाड़ को इन शॉर्ट अपन ऐसा दिखाएंगे। अब बात अभी यहाँ पे देखिए करंट, तो यहाँ पे मान लो करंट जा रहा है, मान लो आई, तो विभवांतर कितना बनेगा, तो इसमें विभवांतर का मान होगा क्या होगा, आई इंटू में जी प्लस आर एच, ये तो आएगा। अरे भाई ये दोनों, इसका प्रतिरोध जी मान लिया अपन ने, इसका आर एच मान लिया, दोनों प्रतिरोध किसमें, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होता है, जुड़ता है, R1 प्लस R2 आता है, तो यहाँ से आएगा V बराबर आई जी प्लस आर एच। तो यहाँ से अपने को आर एच का मान निकालना आएगा कितना, V बटे में आई बराबर में जी प्लस आर एच बोल सकता हूँ। तो यहाँ से जो आर एच आएगा वो आएगा V बटे में आई माइनस जी, V बटे में आई माइनस जी, ये आपको मिलेगी उच्च प्रतिरोध की। इसकी आर एच की वैल्यू कितनी आपको, V बटे में एक मिनट थोड़ी सी गलती होगी, इसमें करंट जाएगा, इसमें जाएगा आई जी करंट जाएगा, इसमें कहेंगे आई जी करंट जाएगा, तो यहाँ आएगा V बटे में आई जी। भाई इसमें करंट क्या जाएगा, आई जी, धारा मापी में अधिकतम विक्षेप के लिए आवश्यक धारा, तो आर एच आपको मिलेगा V बटे में आई जी माइनस जी, V बटे में आई जी माइनस जी। तो ये हो गया आपका उच्च प्रतिरोध का मान निकालने का फॉर्मूला, कुछ नहीं है, ओम का नियम आता है ना, V बराबर आई आर, इसमें करंट कितना जा रहा है, आई जी जा रहा है, प्रतिरोध निकालना होगा तुल्य, तो इसका जी मान लो, जी है, इसका आर एच, तो तुल्य क्या होगा, जी प्लस आर एच, क्योंकि दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ता है, तो जी प्लस आर एच। अब यहाँ पे बात करते हैं वोल्ट मीटर का प्रभावी प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का प्रभावी प्रतिरोध इफेक्टिव रेजिस्टेंस। देखिए आर एच यहाँ पे क्या आएगा, जी प्लस प्रभावी इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आएगा, जी प्लस आर एच, जी प्लस आर एच, ये तो होगा कुल। अब देखिए आर एच का मान जी से बहुत ज्यादा है, तो देखिए इफेक्टिव जी प्लस आर एच लगभग क्या होगा, किसके बराबर होगा, आर एच के बराबर होगा। तो प्रभावी प्रतिरोध जो इसका आएगा वो लगभग इसके जो समश्रेणी क्रम में जोड़े गए उच्च प्रतिरोध के मान के बराबर ही होता है, यानी ये बहुत उच्च प्रतिरोध है। तो सवाल एग्जाम में पूछता है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, क्या होता है, अनंत होता है। तो यह था आपका एमीटर वोल्ट मीटर के बारे में। ओके, यहां तक क्लियर। आगे आता है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम आपका आगे आने वाला है। तो देखिए नेक्स्ट, इसको रद्द कर देते हैं, ये समझ आ गया होगा, ठीक है। इस पूरे जुगाड़ को अपने ऐसा बनाते हैं, जोड़ना आ गया। देखो यहाँ बीच में श्रेणी क्रम में और वहां समान, देखो उल्टा याद कर लेना, वोल्ट मीटर परिपथ में जुड़ता है समांतर क्रम में, तो इसमें प्रतिरोध लगाया श्रेणी क्रम में। एमीटर परिपथ जुड़ता है श्रेणी क्रम में, तो वहां जो शंट लगाया था वो समांतर क्रम में लगाया था, उल्टा लगता है, जैसा जुड़ता है उससे उल्टा यहाँ पे जोड़ना होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम। तो देखिए जैसा आपने चैप्टर नंबर 2 में गाउस का नियम पढ़ा था, गाउस का नियम शॉर्टकट था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का, ऐसा ही एम्पियर का नियम भी एक शॉर्टकट है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने का, क्योंकि अपन ने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायोसाइट से निकाली है और वहां अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कूलाम नियम से भी निकाल सकते हैं, लेकिन गाउस के नियम को यूज करने पर वो आसान हो जाता है। तो ऐसा ही अपने पास एक और लॉ है एम्पियर सर्किटल लॉ, उसको बोलते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम, इन शॉर्ट बोलते हैं एम्पियर का नियम। तो एम्पियर का नियम आपको याद ही करना है, क्योंकि एग्जाम में बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, एक नंबर में इसको पूछता ही एम्पियर के नियम का कथन लिखिए या उसका गणितीय रूप लिखिए, जैसा भी बोलेगा, लेकिन यहाँ से आपको एक नंबर सवाल तो मिलेगा। तो अपन पढ़ने वाले यहाँ पे एम्पियर का नियम। तो देखिए नियम ऐसा होता है, ये एम्पियर का नियम है, ये एम्पियर का नियम है। बस इसी को क्या करना है, इसी को आपको अपने शब्दों में बोलना है। दिस इज एम्पियर्स लॉ, क्या बोले इसको, मैथमेटिकल फॉर्म्स ऑफ एम्पियर लॉ। ये एम्पियर के नियम का गणितीय रूप है। अब बोलना कैसा है, इसको बोलना है कि निर्वात या वायु में किसी बंद लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, एल मतलब लाइन इंटीग्रल, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन
निर्वात की चुंबकशीलता व उस बंद लूप में स्थित धाराओं के बीजगणितीय योग के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात क्लोज इंटीग्रल यहाँ पे एल को लाइन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर करना है म्यू नॉट इंटू, देखो बुक में सिंपल इतना लिखा होता है म्यू नॉट इंटू आई। मैंने पूरा ही कर दिया कि जितनी भी उस बंद लूप में करंट है, हालांकि अपने सिलेबस में एक ही करंट है, इसमें कोई जरूरत है नहीं। अगर दो चार करंट हो तो अपन वहां सबको जोड़ते हैं, एक को प्लस माने किसी को माइनस माने, तो उसका भी तरीका होता है। एक लूप बनाते हैं और ऐसे अंगुलियां दाएं की लूप में मोड़ते हैं, लूप की दिशा अपने हिसाब से मान सकते हो। जो करंट इस अगर अपन माने गए लूप के समय अंगूठे को मोड़े तो जो धाराएं अंगूठे की दिशा में होती है वो तो होती है प्लस, और जो धाराएं अंगूठे के विपरीत होती है वो होती है माइनस। जैसे मैं बताऊँ यहाँ पे इस मान में क्रॉस, ये मान लो I1, ये मान लो डॉट I2 और ये मान लो क्रॉस I3। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे क्रॉस मतलब यानी करंट अंदर है और डॉट में करंट बाहर। देखिए यहाँ पे I2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे I2 हो जाएगा प्लस और I1 I3 हो जाएगा माइनस। ये अपने पर डिपेंड करता है कि हमें लूप कैसे माना। हालांकि आपको टेंशन की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने सिलेबस में एक ही करंट दे रखा है, तो वो उसको क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, वो दो चार उत्तर की बात ना कि कौन से पॉजिटिव माने कौन से को नेगेटिव माने। ठीक है, तो दिशा निकालना आ गया होगा। हालांकि अपने सिलेबस में इतना कुछ है नहीं, अपने सिलेबस एक ही करंट है, तो आप चाहो तो ये भी सिंपल कर सकते हो और ये करो तो और भी अच्छा। सिग्मा आई इन, सिग्मा मतलब जोड़, इन मतलब एम्पीरियन लूप के अंदर के जितने भी करंट है उनका करना होता है एल्जेब्रिक सम, बीजगणितीय योग करना होता है। तो आई होप आपको इस स्टेज में समझ में आ गया कौन सा करंट पॉजिटिव कौन सा करंट नेगेटिव, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं एम्पियर के मतलब एम्पियर नियम की, मतलब एम्पियर लूप चुनने की विशेषताएं। तो एम्पियर लूप बनाना होता है, तो एम्पियर लूप बनाने के लिए पहली विशेषता होनी चाहिए कि जो भी आपने लूप चुना है उस माने गए लूप के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान होना चाहिए, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। दूसरी बात होनी चाहिए कि वहां बी वेक्टर और डीएल वेक्टर या तो समांतर हो। बी वेक्टर और डीएल वेक्टर समांतर में फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर जब हम निकालेंगे तो ये बी डी एल कोस जीरो बन जाएगा, इन सिंपल बी डी एल बन जाएगा, इसको सोल्व करना आसान हो जाएगा। या फिर तीसरा फायदा ये होना चाहिए कि बी और डीएल एक दूसरे के लंबवत हो, जिससे कि आपका बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर यानी बी डी एल कोस 90 बन के पूरे का काम ही खत्म हो जाए, वो जीरो हो जाए। तो ये होती है एम्पियर लूप चुनने की विशेषताएं। आई होप एम्पियर लॉ आपको लगाना आ गया होगा। एम्पियर लॉ लगाने के लिए अपन एक इमेजिनरी एम्पियर लूप बनाएंगे। वो लूप इस प्रकार बनाएंगे, इस लूप के प्रत्येक बिंदु पर चुंबक के क्षेत्र का मान एक समान हो और दूसरे इन दोनों बातों में से कोई एक बात मिल जाए तो अपना काम आसान हो जाएगा। जैसे ये वाला और ये वाला, तो ये बातें जो काम में लेनी है और इसी को काम में लेके आगे अपन करेंगे अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार का चुंबक के क्षेत्र, जो अपन बायो-सावर्ट नियम से कर चुके हैं, बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए या 2 पाई आर, जो कर चुके हैं बायो-सावर्ट से, उसी को अपन करेंगे एम्पियर लॉ से भी करेंगे। अगर एग्जाम में आता है तो एम्पियर लॉ से करना बहुत ही आसान होता है, जब तक उसने बोला नहीं कौन से नियम से करना। अगर पर्टिकुलर बोल के दिया एम्पियर से तो करना एम्पियर से, और बायो-सावर्ट से बोला तो बायो-सावर्ट से करना, तो वो आपको पेपर में देखना पड़ेगा कि कौन सा नियम आपको बोल के दिया है पेपर के अंदर। तो नेक्स्ट आता अपन एम्पियर नियम से अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का डेरिवेशन, जो B बराबर म्यू नॉट आई बटे में 2 पाई आर होता है, जिसको अपन सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण, धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो मान लेते हैं किससे, एम्पियर नियम से। तो मान लेते हैं अपने पास ये कोई एक अनंत लंबाई का तार है जिसमें I करंट बह रहा है और इससे R दूरी पर अपने को किसी बिंदु P पर चुंबक क्षेत्र का मान ज्ञात करना। तो हम क्या करेंगे, इस R त्रिज्या का एक इस तार को X मानकर एक वर्ताकार लूप बनाएंगे। इस वर्ताकार लूप को बोलेंगे अपन एम्पियर लूप, यानी ये आपका बन गया एम्पियर लूप। इसमें करंट ऐसे जा रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे चाहते हैं ऐसे धागा चूड़ी पर आ, जिसको क्या इसको चूड़ी पर आ जाए, तार को इस चूड़ी पर आ जाए, समझ जैसे गोल गोल तार बीच से चूड़ी अंदर से, समझ गए। ओके,
तो चूड़ी इसकी गए वो आपका लूप है। अब लूप की दिशा मानना अपने हाथ में, उन्होंने एम्पियर छोड़ रखा है कि लूप जिधर आपकी मर्जी मान लीजिए। तो अपन लूप को ऐसा मानेंगे जिससे कि डी बी और डीएल एक दूसरे के समांतर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे बी तार जा रहा है ऐसे ऊपर की ओर, तो देखो ना बी कैसे ऐसे चारों से गोल गोल है ऐसे, देखो समझ आ रहा है, तार जा रहा है, तार में करंट जा रहा है ऊपर की ओर। तो यहाँ पे जो बी बनेगा वो इसके चारों से सर्कुलर रूप ऐसे वर्ताकार, मतलब वर्ताकार रेखाएं बनेगी एक तरह से। यानी ये आपका जो अंगूठा किसमें करना होता है, करने दिशा में। तो मोड़ी हुई अंगुलियां किसको बताती है, चुंबक की दिशा को। तो ये आपका बी बनेगा। तो यहाँ पे बी कुछ इस प्रकार है। तो हम देखो एम्पियर लूप को अपन ऐसे अपनी मर्जी से एंटी क्लॉकवाइज मान लेते हो। अब यहाँ मान लो एक डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर को अपन लूप की दिशा में मान लेते हैं। और ये आपका बी भी यहाँ पे ऐसा है, देखो बी भी यहाँ पे क्या है, बी वेक्टर भी आपका इधर ही है। तो ये हो गया अपन जो चाहते थे कि बी और डीएल दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाए। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ जाएगी। थोड़ी की बात तो थोड़ी होगी कि माना एक अनंत लंबाई का धारावाही चलता है जिसमें आई परिणाम की नियत धारा प्रवाहित हो रही है। हमें इस तार कारण इससे लंबवत दूरी आर पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबक क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हमने एक आर त्रिज्या का वर्ताकार एम्पियर लूप बनाया। ठीक है, वह सममिति से एम्पियर लूप के प्रत्येक बिंदु पर चुंबक के क्षेत्र का मान एक समान है, क्योंकि ये जो तार जिससे चूड़ी है, ये तार मान लो, ये आपका क्या है, ये आपका तार है। कौन सा तार है, एक मिनट, ये आपका तार है। ठीक है, और चारों तरफ यहाँ पे क्या चूड़ी है सब। तो भाई यहाँ से बिल्कुल सेंटर में ना, तो ये दूरी आर 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 इन चारों तरफ बराबर रहेगा। तो सिमेट्री सममिति की वजह से इस एम्पियर लूप के प्रत्येक बिंदु पर चुंबक की क्षेत्र का मान एक समान, जो अपन बातें चाहते थे, अपन ने जो बोला था कि एक तो बी एक समान हो और बी और डीएल समांतर हो जाए या बी और डीएल लंबवत हो जाए। तीन बातों में से दो बात मुझे यहाँ पे मिल गई, यानी अपना काम सारा सही है। अब बात करना कुछ नहीं हो गया। तो एम्पियर के नियम से आप जानते हो, एम्पियर के नियम से क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल एल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर क्या होता है, म्यू नॉट इंटू में सिग्मा आई इन। तो देखिए यहाँ पे लिखोगे, देखो बी वेक्टर और डीएल वेक्टर क्या है, समांतर एक दूसरे के, इसका मतलब थीटा हो गया 0 डिग्री आपको हो जाएगा। यहाँ पे एक काम कर दो, यहाँ पे पहले एल बी डी एल कोस थीटा कैसे आ गया, क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कोस थीटा, बोलो होता है। तो यहाँ से ये आपको मिल गया। तो ये आपको मिलेगा यहाँ से म्यू नॉट इंटू में सिग्मा आई इन। तो देखिए यहाँ पर बी और डीएल एक दूसरे के समांतर है, तो यहाँ से थीटा का मान 0 डिग्री और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और सिग्मा आई इन होता है एम्पियर लूप के अंदर का करंट होता है। तो यहाँ पे सिग्मा आई इन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आई ही आएगी। तो एक मिनट यहाँ पे अपने तो लाइट की प्रॉब्लम होती है, तो लाइट यहाँ पे चलेगी, आपको हो सकता बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। तो थोड़ा सा अपन कोशिश करते हैं कि अपने पास कुछ तो लाइट, नेचुरल लाइट ही आ जाए। तो एक मिनट, जब तक लाइट नहीं आती है तब तक आप वेट कीजिएगा। वेट कीजिए, क्या अपन बात तो करते हैं, कुछ दिखाई देगा थोड़ा बहुत। तो अपन थोड़ी नेचुरल लाइट की बात यहाँ पे, लाइट अपने आगे, भगवान ने अपना साथ दिया, भगवान अपने से नाराज नहीं है, भगवान अपने साथ देता है मुझे हमेशा। तो सिग्मा आई इनकी वैल्यू, देखो टेक्निकल मिस्टेक है, जा सकती है लाइट, आ भी सकती है, कुछ कोई बात नहीं, अपने काम की बात करेंगे। ये क्या है, एल बी डी एल कोस 0 की होगी, कोस 0 हो जाएगा 1, तो यहाँ आ गया, और सिग्मा म्यू नॉट इंटू में आई मिलेगा। अब देखिए बी तो एक समान है, तो बी तो आ जाएगा बाहर, क्या बनेगा, एल डी एल बनेगा यहाँ पे इंटू में म्यू नॉट इंटू आई। और देखिए डीएल को जोड़ने पर भाई एक अल्पांश यहाँ काटोगे, एक यहाँ काटो, सबको काट के जोड़ोगे, तो डीएल जोड़ने पे ये पूरी आएगी और पूरी आएगी वर्ताकार लूप के परिधि। तो 2 पाई आर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी इंटू में 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट इंटू में आई। तो बी का मान यहाँ से आपको मिलेगा म्यू नॉट आई बटे में 2 पाई आर। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। क्लियर यहाँ तक। तो ये आपको डेरिवेशन करना होता है अनंत लंबाई के तार। एम्पियर लूप बनाना आ गया, ऐसा बनाएंगे कि उसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबक क्षेत्र का मान एक समान हो और बी और डीएल या तो एक दूसरे लंबवत हो जाए या फिर समांतर हो जाए। लेकिन अपने केस में जाते ये वाला बी और डीएल समांतर यहाँ पे है, तो समझिए ना, ये बी समझ आएगी ना, बी ऐसे क्या भाई, बी ऐसे है, अंगुलियां मोड़ो, ये तार ऐसे ऊपर जा रहा है, तो आप अंगुलियां मोड़ो ऐसे, तो अंगुलियां ऐसे चारों सर्कुलर लूप में आपका चुंबकीय क्षेत्र है। क्लियर।
नेक्स्ट आता है धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अगर आपको नोट करना है तो उसका नोट पॉज करके कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आएगा अपना कौन सा, धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। एक तरह से बेलनाकार तार है और उसमें ठोस, एक तरह से बेलनाकार तार है और क्या है, ठोस है। ये एक सिंपल तार था। अब एक मोटा ऐसा मोटा लंबा चौड़ा तार है, इसका मान लीजिए ठोस तार है, एक बेलनाकार तार है, ठीक है, उसमें बहुत सारे तार है, उसमें बहुत सारे, ये सिंगल तार था, उसमें बहुत सारे तार है, सामान्य उसमें बहुत सारे तार। तो नेक्स्ट आएगा अपना लंबे मतलब बेलनाकार धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ये है ना टॉपिक, कहीं आगे पीछे नहीं है। ये लंबे बेलनाकार धारावाही चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र। और एक बात और कर लो यहाँ पे, आगे हम जानेंगे क्या म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अगर उसमें आपसे बी और आर के बीच में ग्राफ बना कैसा आएगा, अगर बी आर बढ़ेगा तो बी का मान क्या होगा, घटेगा, ऐसे ग्राफ आएगा। और बी और 1/r में बनाता है तो ये ग्राफ आता है बी और 1/r में जो ग्राफ आता है वो सरल रेखा आता है, मूल बिंदु। और बी और आई में बनाए तो बी और आई में ग्राफ कैसा आएगा, मतलब ये बी और आई में भी ग्राफ सरल रेखा ही आएगा। तो ये आपका इसी का भाग अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार जो अभी हमने किया था। आगे आएगा लंबे बेलनाकार धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। क्या हो गया, क्या आज अपना किस्मत खराब है क्या। नेक्स्ट लंबे, एक बार वेट कीजिए, थोड़ा सा लाइट आ जाएगी। लंबे बेलनाकार धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, लाइट आ गई। तो लंबे बेलनाकार धारावाही चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र, अपने पास क्या है, एक बेलनाकार तार है, ठीक है, ये मान लेते अपने पास एक बेलनाकार तार है, ठीक है, और इसमें मान लो आई करंट है, उसके संपूर्ण अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में ये इसकी एक्स है, इसकी क्या है, एक्स है। और जो आई करंट है इसमें मान लीजिए जैसे आई करंट, इसमें ये जो आई करंट है वो इसके संपूर्ण अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में एक समान रूप से वितरित है। ये इसमें आई करंट आई करंट आई करंट आई करंट आई करंट, यहाँ से जो आई करंट है सब मिला के आई करंट है। आपने क्या करना है, इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना। तो हो सकता है वो बिंदु इस तार के बाहर हो, इस तार की सतह पे हो, इस तार के अंदर हो। तो पहला केस आता है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या आता है, जब बिंदु बेलनाकार धारावाही चालक तार के बाहर स्थित हो, यानी स्मॉल आर ग्रेटर देन आर, जहां पे ये इसकी एक्स है तो कैपिटल आर तो इसकी त्रिज्या है, कैपिटल आर क्या इसकी त्रिज्या है, ठीक है यहाँ तक। तो इसकी थोड़ी सी बात लिखोगे कि माना एक लंबा बेलनाकार धारावाही चालक तार जिसमें आई प्रणाली धारा इसके संपूर्ण अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में एक समान रूप से प्रवाहित हो रही है। हमें इस तार के कारण इसकी एक्स से लंबवत दूरी स्मॉल आर पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। केस फर्स्ट, जब बिंदु बेलनाकार धारावाही चालक तार के बाहर स्थित हो। तो यहाँ केस फर्स्ट यानी स्मॉल आर ग्रेटर देन आर आपको मिलेगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, डायग्राम मैंने बनाया, ये आपने डायग्राम मान लेते अपने पास, ये बेलनाकार धारावाही चालक तार है, ठीक है, और इसमें ये इसकी एक्स है, इसकी क्या है एक्स, और इसमें मान लेते हैं आई परिणाम की धारा एक समान रूप से संपूर्ण अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में ऐसे प्रवाहित हो रही है, पूरे तार से होकर प्रवाहित हो रही है आई परिणाम की धारा। और अपने क्या करना है, अपने इसकी एक्स है, इसके एक्स से स्मॉल आर दूरी पर किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना। तो हम क्या करेंगे, इस आर को यानी स्मॉल आर की जगह एक वर्ताकार एम्पीरियन लूप बनाएंगे, और यहाँ पे देखिए करंट जा रहा है ऊपर, तो बी इसके चारों से गोल गोल हो गए, यानी बी यहाँ पे ऐसे, ठीक है, जैसे बी है वैसे ही आप लूप की दिशा मान लो, जैसे बी है वैसे ही जिस प्रकार बी है उसी प्रकार आप लूप की दिशा मान लीजिए। तो मैंने बी को कैसे मान लिया, एंटी क्लॉकवाइज ही मान लिया, और ये इसकी बनेगी रेडियस आर बन जाएगी। तो यहाँ पे एक अल्पांश काट लिए, इस अल्पांश के आप डीएल मान लीजिए, तो ये आपका बन जाएगा डीएल वेक्टर, और इधर क्या आएगा आपका बी वेक्टर आ जाएगा। तो करना कुछ नहीं, वही एम्पियर के नियम से, किससे, एम्पियर के
नियम से क्या मिलेगा आपको, मिलेगा क्लोज इंटीग्रल बंद समाकलन एल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई इन। सिग्मा यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इस सिग्मा आप आई लिखो तो भी चलेगा, अपने से एक करंट है ना, दो चार करंट हो तो ये सही, लेकिन एक अच्छे आदमी के लिए, एक अच्छे स्टूडेंट के लिए आपको सिग्मा आई इन पूरा लिखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे तो क्या आएगा, एल बी डी एल कोस थीटा, आप जानते हैं ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा। ये सारा वैसा वैसे आना जैसा अपन ने अभी किया है। तो देखिए यहाँ पे बी और डी एल एक दूसरे के समांतर है, तो यहाँ थीटा क्या आएगा 0 डिग्री आएगा, और सिग्मा आई इनका मान आपको आई कर देना है। तो देखिए यहाँ पे ये बी यहाँ पे लिखा है मैंने, तो यहाँ पे आएगा एल, ये एल बंद समाकलन, तो एल बी डी एल कोस 0 बराबर म्यू नॉट इंटू में आई। तो यहाँ से देखिए बी तो एक समान है भाई, जो दूरी यहाँ पे आर है, यहाँ आर रहेगी, यहाँ सब जगह आर रहेगी, तो सममिति से इस एम्पेयर लूप के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान, तो बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा सिर्फ और सिर्फ एल डी एल और कोस 0 हो जाएगा 1 इंटू म्यू नॉट इंटू में आई। अब आप जानते हो डीएल डीएल को जोड़ने पे भाई, एक आपने अल्पांश यहाँ काटा, एक यहाँ काटा, काटा 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 सबको करके जोड़ा, तो जोड़ने पे पूरी इसकी परिधि आएगी जो कितनी होगी 2 पाई आर। एम्पेयर लूप के लिए नहीं है, 2 पाई कितना आर में लेना, एम्पेयर लूप की, तो आएगा कितना बी इंटू में 2 पाई आर बराबर आएगा म्यू नॉट इंटू में आई। तो आपको बी यहाँ से मिलेगा म्यू नॉट आई बटे में 2 पाई आर। तो ये तो आ गया, इसको मैं लिख रहा हूँ डी आउट, यानी बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र का मान। के सेकंड आता है, के सेकंड आएगा, इसको आप समीकरण नंबर 1 बोल दो कि जब बिंदु चालक तार की सतह पर स्थित हो। तो इस केस में यहाँ आ जाएगा बिंदु P, ये बिंदु जो P है वो यहाँ आ जाएगा, तो इस केस में स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो जाएगा। तो समीकरण 1 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर आपको बी एस मिलेगा, सरफेस म्यू नॉट आई बटे में 2 पाई कैपिटल R आपको मिल जाएगा। बोलो कोई डाउट यहाँ तक। केस थर्ड आएगा, तो केस थर्ड को मैं बनाने के लिए केस थर्ड को मैं यहाँ बना दूँ, इस जगह उठा दूँ, इसको लिखोगे, फिर इसकी थ्योरी क्या लिखोगे, डायग्राम बनाओगे कि बिंदु P पर, यानी अपने क्या लिखोगे कि इसकी x से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हमने बेलन की x को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या एक वर्ताकार एम्पेयर लूप बनाया, ठीक है। वह सममिति से इस एम्पेयर लूप के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान है, फिर एम्पेयर नियम से आपको यहाँ तक पहुंच जाना है। थ्योरी में तो जो काम आपने किया ना उसको अपने शब्दों में लिखिए, यही तरीका है थ्योरी का। चलिए केस थर्ड की बात करते हैं। अब बिंदु मान लो कोई बिंदु का यहाँ अंदर आ गया, मान लो यहीं पे आ गया, यहीं कर दो इसमें, मान लो बिंदु आपका यहाँ आ गया, बिंदु यहाँ आ गया, क्या करोगे, बिंदु P आपका यहाँ आ गया, तो यहाँ इस बिंदु P को यानी स्मॉल r मान लीजिए, तो ये आप बना लीजिए, ये आपका बन जाएगा, ये मान लो बिंदु P आपका यहाँ आ गया, दिखाई दे रहा है, यहाँ बिंदु P आ गया, तो यहाँ स्मॉल r त्रिज्या का एक वर्ताकार एम्पेयर लूप बना लीजिए। तो ये आपका क्या है, ये आपको लिख दीजिए, ये आपका एम्पीरियन लूप इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एम्पीरियन लूप। तो ये आपका बन गया, ये आपका बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, एम्पीरियन लूप बन गया। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, केस थर्ड, जब बिंदु बेलनाकार चालक के अंदर स्थित हो, यानी स्मॉल r लेस देन कैपिटल R से स्मॉल r कम हो जाएगा। वो लगाना एम्पेयर का नियम है। तो एम्पेयर का नियम क्या बोलता है, वो बोलता है एल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई इन। म्यू नॉट इंटू में सिग्मा मतलब जोड़, आई इन आता है, तो यहां से आप करोगे एल बी डी एल कोस थीटा बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई इन। बस अब देखो ये काम आएगा। अब क्या आई कहाँ का लेता है, एम्पीरियन लूप के अंदर का करंट लेना होता है। तो क्या अब भी करंट आई है, क्या एम्पीरियन लूप के अंदर अब भी करंट आई है, तो अब करंट आई नहीं है, ये कुछ करंट के बाहर हो गया। देखो मैंने क्या बोला था कि जो सारा करंट आई है वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट है, मिक्स है, ऐसे आ रहे वो देखिए जैसे वो छोटी सी डोरी आती है, बहुत सारे तार से होते हैं, यानी हर एक तार से करंट बाहर आया और सब में वो क्या है, सारा करंट आई उनमें डिस्ट्रीब्यूट है, उसमें वितरित है, एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। तो क्या अब भी करंट आई है, तो अब करंट आई नहीं है। तो देखिए पहली बात तो ये आपका यहाँ पे क्या बना दीजिए, यहाँ डीएल बना दो, यहाँ डीएल वेक्टर बना दीजिए, यहाँ एक छोटा सा अल्पांश डीएल का लीजिए, ये आपका डीएल हो जाएगा और एम्पेयर लूप आप ऐसे चुन लीजिए। तो दो बी के साथ ऐसे ही भाई करंट जा रहा है ऊपर, तो अंगूठा लगाओ करंट में, तो मुड़ी में अंगुली किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी। तो बी आते से गोल गोल ऐसे, बी आते गोल गोल ऐसे,
तो ये तो हमने डीएल वेक्टर को बी के सामने अपने ले लिया, जिससे कि बीडीएल कोस का सिंपल बीडीएल बच जाए, क्योंकि थीटा बी वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में कौन क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया यहाँ पे। तो देखिए पहली बात तो यहाँ पे करेंगे अपन, बी वेक्टर और डीएल वेक्टर यहाँ पे एक दूसरे के समांतर है, तो यहाँ कोस, यहाँ थीटा क्या होगा 0, दिस इंप्लाइज थीटा का मान 0 डिग्री होगा, और कोस 0 यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, और सिग्मा आई इन का मान क्या आई होगा, तो आई नहीं होगा। तो देखिए इसकी त्रिज्या आर है, तो जब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है तो करंट कितना है 1। तो यहाँ अपन एक भाई समझ गए, अनुप्रस्थ काट से जब पूरा एरिया है तो पूरे एरिया में, पूरे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में कितना करंट है आई, यानी पाई आर स्क्वायर एरिया में पाई आर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में करंट आई है, तो एकांक में कितना होगा आई बटे में पाई आर स्क्वायर। लेकिन अपने पास जो इस बार एरिया है वो ये वाला है, यहाँ जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर, तो पाई एक में इतना है तो पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आई बटे में पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू में पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई से पाई होगा। तो यहाँ पे सिग्मा आई इनकी वैल्यू आएगी आई आर स्क्वायर बटे में कैपिटल आर स्क्वायर। ये यहाँ पे कंसेप्ट है, यहाँ पे कंसेप्ट है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो मैंने कैसे निकाला कि जब क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर स्क्वायर है तब करंट आई है, तो मैंने एकांक का निकाला, और एक का ये है तो 2 में इसको 2 से गुणा करेंगे, 3 में 3 से करेंगे, तो यहाँ अपने पास एरिया कितना है पाई इसका अनुप्रस्थ यानी ये त्रिज्या स्मॉल आर है, तो पाई आर स्क्वायर में इतना करंट पाई से कट गया, तो आई स्मॉल आर स्क्वायर बटे में कैपिटल आर स्क्वायर, इसमें इतना करंट होगा। और बस क्लियर है? यहाँ पे इसको रब कर दूंगी, इधर हटा दूँ, तो ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मान रखे इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको सारी डेटा मिल जाएंगे। तो क्या आएगा देखिए, ये इसको मैं इसमें लिख दे रहा हूँ, मार्कर आप चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, तो देखिए आगे, तो वो बी तो आ जाएगा बाहर, नियतांक है, तो क्या बचेगा एल डी एल कोस 0 हो जाएगा 1 बराबर क्या आएगा म्यू नॉट इंटू में सिग्मा आई इन। तो सिग्मा आई इन की वैल्यू कितनी आ रही है यार, ये तो आएगा म्यू नॉट इंटू में आई आर स्क्वायर बटे में कैपिटल आर स्क्वायर। अब डीएल डीएल को जोड़ने पे क्या आएगा 2 पाई आर एम्पियर लूप का, एम्पियर लूप की लंबाई, यहाँ पे लंबाई की बात कर रहे हैं, एम्पियर लूप की लंबाई, तो आएगा बी इंटू में 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे में 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। देखिए यहाँ आर है, यहाँ इसमें आर स्क्वायर है, तो बचेगा बी बराबर क्या आएगा, बी बराबर म्यू नॉट इंटू में आई बटे में ये 2 पाई रहेगा, यहाँ पे ये आई आर स्क्वायर ना, बटे में क्या आएगा 2 पाई, यहाँ पे आर और यहाँ पे आर स्क्वायर। तो ये आपको इसको आप लिख सकते हो बी, ये क्या बी इन अंदर की ओर, तो बी इन आपको मिलेगा यहाँ से म्यू नॉट आई बटे में 2 पाई आर इंटू में स्मॉल आर बटे में कैपिटल आर। तो देखिए ये क्या होता है, सरफेस पे था, तो आप बी इन को बी एस इंटू में स्मॉल आर बटे कैपिटल आर भी लिख सकते हो। तो ये आ गया आपका अंदर की तरफ चुंबक के साथ, यानी जो अंदर बी का मान है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल आर के, जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे बी का मान बढ़ेगा। और बात सही है, जैसे आप बाहर आओगे वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है, और करंट बढ़ेगा तो बी का मान भी बढ़ेगा। ये हो गया। अगर मैं बात करूँ इसके एक्स पे कितना होगा, तो एक्स पर स्मॉल आर का मान 0 हो जाएगा, तो एक्स पर चुंबक का मान 0 हो जाएगा, इसमें स्मॉल आर का मान 0 कर दो, तो एक्स पर यानी बी एक्स आपका धारावाही चालक तार की मतलब बेलनाकार धारावाही चालक तार की एक्स पर यानी सेंटर पे कितना जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है। अब यहीं पर मान लो बेलनाकार कोस हो, तो कोस के बाहर तो ये वाला होता है, कौन से वाला म्यू नॉट, जो इसमें था म्यू नॉट आई बटे में 2 पाई आर, सरफेस पे ये होता है कौन सा वाला म्यू नॉट आई बटे में जो 2 ये वाला ये होता है, लेकिन अंदर कोस के अंदर भी 0 होता है, कोस के अंदर करंट इन बेलनाकार धारावाही कोस के अंदर भी चुंबक का मान 0 होता है, ठीक है। तो ये था आपका डेरिवेशन। आगे अपन आते हैं परिनालिका सोलेनॉइड पढ़ेंगे। तो परिनालिका क्या होती है, परिनालिका, तो ये नेक्स्ट यहाँ पे क्लियर है, डेरिवेशन क्लियर। आगे बढ़े तो नेक्स्ट आती है सोलेनॉइड परिनालिका। कुछ नोट करना है तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अगर जैसे और देखना, देखो वैसे में सारी बातें बोलिए, और जैसे देखना है सब कुछ तो आप चैप्टर नंबर 7 की पेज में जाके देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नेक्स्ट आता है सोलेनॉइड, इंग्लिश हिंदी में इसको बोलते हैं परिनालिका होता है। ठीक है, ये क्या होता है, अगर अपन तांबे के तार को मोड़ के घुमा के
अगर कुंडली बनाए जैसे बेलनाकार कुचाई नलिका पर तार को लपेट कर अपन जो कुंडली बनाते हैं उसे बोलते हैं सोलेनॉइड या परिनालिका उसको बोलते हैं। यानी क्या होता है, जैसे मान लो ये मेरे पास ये मान लो कोई बेलनाकार कुचालक ऐसे पाई करूँ, इसको मैं तार को ऐसे लपेट दूं और तार को लपेट कर उसमें करंट बहा दूं तो वो आपकी क्या बन जाएगी, सोलेनॉइड बन जाएगी, परिनालिका बन जाएगी। यानी ऐसा कुछ होता है, एक विद्युत उपकरण है, ऐसा होता है परिनालिका, इंग्लिश उसको बोलते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड जैसे मान लो अपने पास ये एक कुचालक नलिका है, बेलनाकार नलिका, और इसके ऊपर अपने तार को लपेट दे तो अपनी जो अरेंजमेंट जो व्यवस्था मिलती है, ऐसे एक तार को अपन ऐसे लपेट दिया, ऐसे तार को अपन ने लपेट दिया ऐसे, ठीक है। और इसमें उन्होंने क्या किया, करंट बहा दिया, प्लस माइनस, यहाँ V वोल्ट की बैटरी, इसमें I करंट बहा दिया। इस व्यवस्था को बोलते हैं परिनालिका। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R और इसकी लंबाई को अपन मान लेते हैं L मान लेते हैं। तो यह एक विद्युत उपकरण है जिसमें विद्युत तांबे के, अगर परिभाषा की बात करूं जो बोर्ड में इसमें होती है तो क्या लिखोगे, यह एक वैद्युत उपकरण है जिसमें विद्युत तांबे के तार को एक कुचालक बेलनाकार नलिका पर उसकी लंबाई के अनुदिश लपेटा जाता है, तो ये परिनालिका कहलाती है। काम क्या आता है, तो परिनालिका का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में करते हैं, ये होगी परिनालिका। इसमें आई करंट ऐसे यहाँ से करंट बाहर है, यहाँ से करंट अंदर जा रहा है, ऐसे इसकी लंबाई L, त्रिज्या R। फिर आगे आती है एक आदर्श परिनालिका। आदर्श परिनालिका इनफाइनाइट सोलेनॉइड इसको बोलते हैं, इसी को अनंत लंबाई की परिनालिका भी बोलते हैं। वो क्या होती है, अगर L का मान R की तुलना में बहुत ज्यादा हो तो इसे बोलते हैं आइडियल सोलेनॉइड, आदर्श परिनालिका या अनंत लंबाई की परिनालिका। तो यहाँ लिखोगे वह परिनालिका की लंबाई त्रिज्या की तुलना में बहुत अधिक हो, आदर्श परिनालिका कहलाती है। और आदर्श परिनालिका का उपयोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में किया जाता है। आदर्श परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है 0, आदर्श परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है 0 और अंदर होता है चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान और x के अनुदिश होता है। यानी यहाँ पे इसका मतलब करंट बाहर आ रहा है, इसका मतलब करंट बाहर, और क्रॉस का मतलब होता है करंट, क्रॉस का मतलब करंट अंदर जा रहा है, तो उसके अंदर जो B है इसकी x है, ये इसकी क्या है x। तो यहाँ से जो B होता है, यहाँ करंट बाहर, तो ये बनेगा B ऐसे, समझ गए। यहाँ कर अंदर ये बनेगा, यानी जो B बनेगा यहाँ पे ऐसे ऐसे गोल गोल ऐसे बनेगा, यहाँ पे भी ऐसे बनेगा, यहाँ पे भी ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ यानी क्रॉस, यानी जो यहाँ B है वो इसकी दिशा कुछ इस प्रकार हो, इसकी दिशा कैसे है, इसकी दिशा कुछ ऐसे, जो अंदर जो यहाँ B आता है वो कुछ इस प्रकार लाइन्स आती है, इस प्रकार कुछ लाइन्स आती है। जो B होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, यानी उसकी जो दिशा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र के मतलब इसकी x के अनुदिश होता है, एक समान होता है। और आदर्श परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसकी x के समांतर होती है, x की दिशा में होती है। तो ये होगी आपकी आदर्श परिनालिका। और एक जो धारावी परिनालिका है वो एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है, क्योंकि अगर उसको फ्री लटका दे, उसको साउथ को लटका दे तो वो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में तैरती है, और उत्तर साउथ और नॉर्थ में कौन तैरता है, आपका मैग्नेट चुंबक तैरता है। तो एक धारावाही प्रणालिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है, क्योंकि इसको स्वतंत्रता को लटकाने पर यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में तैरती है। अब इसमें देखिए कौन सा बनेगा नॉर्थ पोल, कौन सा बनेगा साउथ पोल। तो जैसे करंट आपको क्लॉकवाइज दिखाई देगा वो बनता है आपका कौन, साउथ बनता है। जिधर से करंट आपको क्लॉकवाइज दिखाई देगा वो बनता है साउथ पोल, और जिधर से आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा वो आपका बनता है नॉर्थ पोल बनता है। ठीक है, ये होगी आपकी इसके बारे में बात है, यानी आपकी प्रणालिका है वो क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ये तो कुछ थ्योरी बात होगी। आगे काम की बात करेंगे जो एग्जाम में पूछ जाती है, डेरिवेशन, यानी अनंत लंबाई की प्रणालिका की एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र या आदर्श प्रणालिका की एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक डेरिवेशन अपन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अनंत लंबाई की प्रणालिका की एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, इसी को बोल सकता है आदर्श प्रणालिका की एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। आदर्श मतलब उसकी लंबाई त्रिज्या की तुलना में बहुत अधिक हो, उसे बोलते हैं आइडियल सोलेनॉइड, आदर्श प्रणालिका। तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा आदर्श परिनालिका, आदर्श परिनालिका की एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र, एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र। तो मान लेते हैं अपने पास ये आदर्श प्रणालिका है, इसको अब ढंग से बनाऊं, पहले इसको मैं ढंग से नहीं बनाया, ये अपने चाकू लेके इसको काट दिया, बीच में से आल लेके इसको इसे काट दिया। जो अपने बनाया था डायग्राम, या जो डायग्राम ने अभी बनाया था उसको मैंने बीच में से आल लेके खर खर ऐसे इसको काट लिया।
क्लियर यहाँ पे। और ये इसकी लंबाई में मान रहा हूँ, इसकी लंबाई L है और ये इसका x है, ये इसका क्या है, ये इसका x है, ये इसकी त्रिज्या स्मॉल कैपिटल R मान लेते हैं। और यहाँ से देखो, यहाँ ये डॉट्स आपको बता रहे हैं कि जो करंट है वो बाहर आ रहा है, डॉट्स आपको बता रहे हैं करंट बाहर आ रहा है, और क्रॉस आपको बता रहे हैं करंट अंदर जा रहा है। क्रॉस मतलब करंट अंदर जा रहा है, लंबाई L है। अब देखिए यहाँ अगर आप B बनाओगे तो देखिए यहाँ करंट का आ रहा है बाहर, तो अंगूठा करंट में, तो मुड़ी हुई अंगुलियां किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र को। यानी यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार है, वो कुछ इस प्रकार है, इसका भी जो B है वो कुछ इस प्रकार, इसके चारों वजह से दिशा समझ गए, कैसे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। यहाँ भी जो B होगा कुछ इस प्रकार होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। यहाँ भी जो B होगा कुछ इस प्रकार होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। यहाँ भी देखिए B अंगूठा करो किसमें, क्रॉस अंदर की ओर, क्रॉस मतलब करंट में अंदर जा रहा है, और मुड़ी हुई अंगुलियां, भाई अंगूठा अगर विद्युत धारा की दिशा में, तो मुड़ी हुई अंगुलियां किसको बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो यहाँ पे जो यहाँ बना हुआ क्रॉस, तो यहाँ पे जो करंट है वो कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार है, बोलो क्लियर, ऐसे। यहाँ करंट, यहाँ जो B है वो ऐसे, यहाँ B ऐसे, यहाँ भी ऐसे, और यहाँ कैसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, तो ये ऐसे B की आपको दिशा बताएगी, ऐसे ये B की दिशा आपको ऐसे बताएगी, ये B आपको ऐसे बताएगी। अब यार देखिए, अब दूर जाओगे तो कुछ लाइन्स आपको ऐसे ऐसे आती हुई दिखाई देगी, ठीक है, यहाँ ऐसे, यहाँ से लाइन्स कुछ ऐसी, ये क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, या क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखा, यानी जो B है वो यहाँ कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार, यानी जो B है वो X के समांतर होता है और एक तरह होता है, और इसके बाहर B का मान लगभग 0 होता है, और बाहर B का मान लगभग 0 होता है, और अंदर B का मान अपने को निकालना है। इसके लिए अपन यूज करेंगे एम्पियन नियम। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक अपन आयताकार ये एम्पियन लूप मैंने बना दिया, ये मैंने बना दिया यहाँ पे, ये एक आयताकार एम्पियन लूप मैंने P Q R S बना दिया। इस P Q भाग की लंबाई मैं मान लेता हूं X मान लेता हूं, ठीक है, X मान लेता हूं, और इसके मैंने जो फेरों की संख्या कैपिटल N मान लेते हैं, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N मानते हैं। तो अपन अब आते हैं थ्योरी के ऊपर, किसके बात है, थ्योरी के ऊपर आ जाते हैं हम। तो थ्योरी क्या होगी, थ्योरी के बाद डायग्राम बनाओगे, क्योंकि माना एक परिनालिका जिसकी लंबाई L व त्रिज्या R है, और यहाँ L ग्रेटर देन R है, इसमें फेरों की संख्या कैपिटल N, फेरों की संख्या कैपिटल N, और इसमें वह प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा I है, वह स्मॉल, वह इसके इकाई लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल है, स्मॉल n, यानी जो स्मॉल n है वो N बटा L है, वो होगी एकांक लंबाई फेरों की संख्या, ये होगी इसकी थ्योरी के बारे में। अब आ जाते हैं अपन क्या करोगे, हमें इस प्रणाली X पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हमने एक आयताकार एम्पियन लूप PQRS बनाया, जो अंशतः प्रणाली के अंदर है, अंशतः प्रणाली के बारे में कुछ थोड़ा बहुत ये इसके अंदर है और थोड़ा बहुत इसके बाहर है। अब लगाना आपको एम्पियर का नियम, तो लिखोगे एम्पियर नियम से, एम्पियर नियम से। तो एम्पियर नियम आप जानते हो क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल L B वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर म्यू नॉट सिग्मा I इन, ये आपका होता है एम्पियर, आपका एम्पियर नियम होता है। अब करना क्या है, यहाँ पे इस एम्पियर में बंद समान करना है। देखिए इस एम्पियर लूप को अपन PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SPSS, इसको 4 भागों में तोड़ेंगे। तो इसको अपन करना क्या है, तो इसको आपको करना है P, इस एम्पियर लूप को आप तोड़ सकते हो, P से Q D वेक्टर डॉट dl वेक्टर प्लस Q से R, P से Q गए, Q से R D वेक्टर डॉट dl वेक्टर प्लस क्या आना है R से S, R से S D वेक्टर डॉट dl वेक्टर प्लस क्या करना है S से P B वेक्टर डॉट dl वेक्टर। अब ये बंद समाकलन घेरा मन लगाना, क्योंकि अपन इसको बिखेर लिया। बराबर क्या आएगा, बराबर होगा म्यू नॉट सिग्मा I इन होता है, म्यू नॉट सिग्मा I इन होता है। अब देखिए, अब इसको सोल्व करेंगे आगे अपन, तो देखिए P से Q आएगा BDL cos 0 डिग्री लिख सकता हूँ, क्योंकि ये अगर ये इसकी एम्पियर लूप अपन ने एंटी क्लॉकवाइज दिशा माननी पड़ी, तो मैंने इसको दिशा ऐसे मान लिया। देखिए P से Q से चलेंगे तो DL इधर मान लीजिए, और B भी आपका इधर, ये B ऐसे है, B तो ऐसे है, देखो B क्या है, ये तो B है, ये B तो आपका ये B तो
x के समांतर, तो यहाँ पे कोस 0 हो जाएगा। और q से p की बात करें तो q से p में b है इधर और dl जा रहा है ऊपर, तो यहाँ कोण हो जाएगा 90 डिग्री, तो b dl cos 90 प्लस p से q से लगे, अब p से q से r से लगे, q से r। अब क्या आना है r से s, तो जब r से s आएंगे झंझट भी खत्म, बाहर तो b का मान कितना है 0, तो यहाँ कोण देखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा 0 इंटू में dl, अब थीटा जो होना वो होता रहे, प्लस मैं नीचे लिखा हूं प्लस s से p, तो s से p में भी थीटा 90 डिग्री है, तो b dl cos 90, कैसे d जा रहा है इधर, dl आ रहा है नीचे, दोनों में 90 पे, बराबर क्या करना है म्यू नॉट सिग्मा i इन करना है। तो देखिए यह इक्वल 0, cos 90 0 होता है, ये 0 होगी, ये 0, तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा p से q b dl cos 0 1 प्लस 0 एक स्टेप आप और कर देना, cos 0 के 0 यहाँ गुणा में दिखा देना है, तो बराबर क्या आएगा म्यू नॉट सिग्मा आई। अब देखिए b का मान एक समान है, तो p से q dl बचेगा और अंदर बचेगा म्यू नॉट सिग्मा आई। अब अपने को सिग्मा आई और dl का मान निकाल, देखो p से q dl एक अल्पांश dl यहाँ काटा जोड़ेंगे तो पूरा pq आ जाएगा, और pq की लंबाई अपन ने कितनी मान रखी है, x मान रखी है। तो देखिए यहाँ पे p से q dl का मान तो आपको x मिलेगा। अब रही बात सिग्मा आई इनकी बात, तो ये निकालना अब अपने को निकालना पड़ेगा। तो देखिए अपन ने क्या माना है, इसके एकांक लंबाई में फेरो की संख्या कितनी मानी अपन, स्मॉल n, तो एक लंबाई में 1 मीटर में फेरो स्मॉल है, स्मॉल n है, 2 मीटर में कितना आएंगे 2n, 3 मीटर में 3 स्मॉल n, तो x मीटर में फेरो यानी x इकाई में या x लंबाई में फेरो की संख्या, x लंबाई में फेरो की संख्या कितनी होगी, तो वो होगी nx, कितनी होगी nx, ठीक है। तो x में nx फेरो nx होगी। अब एक फेरो में करंट कितना है i है, तो दो में कितना होगा 2i, तीन में कितना होगा 3i, तो nx फेरो में करेंगे तो कितना आएगा nxi। तो सिग्मा i इनका मान आपको मिलेगा यहाँ से nx इंटू में i, ये दोनों बातें यहाँ रखिए इसमें, तो आपको मिलेगा b इंटू में x, मैंने इसकी जगह रख दिया x, और सिग्मा i इनकी जगह रखा हूं मैं म्यू नॉट इंटू में स्मॉल nxi, x कट जाएगा, तो b आपको मिल रहा है म्यू नॉट इंटू में स्मॉल ni, म्यू नॉट इंटू में स्मॉल ni, जहाँ स्मॉल n होता है एकांक लंबाई फेरो की संख्या, स्मॉल n है वो रियलिटी में कैपिटल n बाई l है, तो आप इसको चाहो तो b बराबर म्यू नॉट कैपिटल N i बटन स्मॉल n भी कर सकते हो। तो ये डेरिवेशन एग्जाम में आपसे पूछता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इस बार के लिए इसको आपको ढंग से कर लेना है अच्छी तरह से। ओके, तो ये हो गया आपकी आदर्श परिनालिका के बारे में इसका डेरिवेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है टोरॉइड। क्या आता है टोरॉइड, तो आपने देखिए टोरॉइड मैं आपको दिखाता हूँ टोरॉइड। नेक्स्ट आता है टोरॉइड, आपको दिखाना है तो दिखा देता हूँ टोरॉइड, तो देखिए मेरे पास पड़ी यहाँ पे, और प्रणाली कुछ नहीं, तार को लपेट देना से वही होती है आपकी टोरॉइड प्रणालिका होती है। ओके, तो नेक्स्ट इसको रब कर दूं, समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी टोरॉइड की बात अपन करने वाले हैं। एक मिनट, टोरॉइड से बात करने से पहले अगर प्रणाली की लंबाई अनंत नाव से सीमित हो, यानी परिमित लंबाई की प्रणाली की एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र, टोरॉइड की बात करने से पहले इसमें थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अगर प्रणालिका की लंबाई अनंत नाव के कुछ फाइनाइट लेंथ की प्रणालिका, यानी जो एल है वो आर की तुलना में बहुत ज्यादा नहीं है, तो उसको बोलते हैं परिमित लंबाई की प्रणालिका। जैसे मान लो त्रिज्या आर है, त्रिज्या मान लो आर 1 मीटर और लंबाई मान लो 10 मीटर, तो ये आपकी बन जाएगी अनंत लंबाई की प्रणालिका, क्योंकि 1 की तुलना में 10 बहुत ज्यादा। और मान लो त्रिज्या 1 मीटर और लंबाई मान लो 2 मीटर, तो ये आपकी अनंत लंबाई की प्रणालिका नहीं होगी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं परिमित लंबाई की परिनालिका के एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र, प्रणालिका के एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बोर्ड में साफ साफ बोल रखा है कि ये आपके बस की बात है नहीं। इसका अध्ययन इस अध्ययन स्तर पर अपेक्षित नहीं, सब बुक में लिख रखा है, देख रहे हैं बुक में, तो इसका भी डेरिवेशन है, वो सिलेबस में आपके नहीं है। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि ये आपकी प्रणालिका है, ठीक है, और ये आपको इसके एक्स पर मान लो इस बिंदु P पर B का मान निकालना। तो जैसे हम क्या करेंगे, यहां से कोण मापेंगे इस सिरे का
और इसका कोण निकालेंगे। देखिए ये कोण मान लेते φ1 मान लेते अपन, और ये कोण मान लेते अपन φ2 मान लेते। क्या मानते φ2? ध्यान से देखना, दोनों कोण एक ही समय माप लें, यहाँ पे एक ही समय माप लें तो बी का जो मान आता है वो आता है म्यू नॉट ni/2 इंटू में आता है cos φ1 माइनस cos φ2। ये आता है म्यू नॉट ni/2 इंटू में cos φ1 माइनस cos φ2। ये डेरिवेशन आपको, ये फॉर्मूला आता है, डेरिवेशन इसका अपने सिलेबस में नहीं तो मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ। अब इसका आप एक से भी निकाल सकते हो, दोनों से भी आप निकाल सकते हो। ये वाला डिटेल्स देखना है तो चैप्टर नंबर 7 की प्लेलिस्ट में जाइएगा, इसको एक से भी निकालना और अनंत लंबाई की तुलना तो आपको वापस ये मिल जाएगा, इसी फॉर्मूले से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है टोरॉइड। तो ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन टोरॉइड की। तो टोरॉइड कुछ नहीं है, अगर अपन लंबी परिणाम को मोड़कर उसके दोनों सिरों को मिला दे, ये नोट कर लीजिएगा, नोट कीजिएगा। ओके, यहां तक क्लियर। यहाँ पे जो कोण φ1 φ2 दोनों को एक ही दिशा में मापना होता है। नेक्स्ट आना क्या आएगा? टोरॉइड आएगा। टोरॉइड क्या बोलेंगे इसको? टोरॉइड, इंग्लिश में भी टोरॉइड ही बोलते हैं, हिंदी में टोरॉइड ही बोलते हैं। तो ये क्या होती है, अगर अपन एक लंबी परिणाम को मोड़कर उसके दोनों सिरों को मिला दे तो जो अपनी व्यवस्था मिलती है उसे क्या बोलते हैं? टोरॉइड बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे? टोरॉइड। में मेरे पास कहाँ गई, मैं टोरॉइड लाया तो भाई एक बार यहाँ पे देखो ना, एक बार टोरॉइड आपको दिखाते हैं। ये होती है टोरॉइड, दिखाई दे रही, दिखाई दी ये वाली, देखिए ये होती है टोरॉइड। क्लियर? ओके, आई होप आपको दिखाई दे रही होगी दूर से, यहाँ से क्या दिखेगा आपको, ये आपकी क्या होती है? टोरॉइड होती है। यानी अपन एक अगर एक लंबी परिणाम को मोड़कर उसके दोनों सिरों को मिला दे तो जो व्यवस्था मिलती है उसे क्या बोलते हैं? टोरॉइड बोलते हैं। टोरॉइड एक आपकी अंतहीन परिणाम है। टोरॉइड इज ए एंडलेस सॉलिड। जो इसकी बात परिभाषा की बात थोड़ी बात होगी। अब हम क्या करेंगे, मतलब टोरॉइड की एक्स पर, टोरॉइड की एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। टोरॉइड की एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अपने को निकालना। तो मान लेते अपने पास ये कोई एक टोरॉइड है, ठीक है। वो देखिए ट्यूब, देखिए हवा भरी हुई ट्यूब, उस ट्यूब के ऊपर अपने क्या कर दिया, एक अपने इस ट्यूब के ऊपर अपन ने एक तार को ऐसे लपेट दिया। तो ये आप क्या बन जाएगी? परिनालिका बन जाएगी। इसमें अपने मानो यहाँ से आई करंट भेजा और यहाँ से आई करंट बाहर निकल गया, ऐसे आई करंट यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो अब मान लीजिए देखो इसकी ये एक्स है, ये क्या इसकी एक्स है, इसकी अपने को एक्स पर बी का मान निकाल। तो क्या इसको सेंटर ओ मान के, ये इसकी त्रिज्या अपन मानते हैं, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, और ये यहाँ अपन मान लेते हैं इसे डीएल वेक्टर मान लेते हैं, और इधर आपका बी भी मान लेते हैं। तो ये आपका बन जाएगा, ये इसी को आप बना दीजिए एम्पीरियन, इसकी एक्स को ही आप एम्पीरियन लूप मान लीजिए। तो यहाँ लगा दीजिए एम्पीयर के नियम से क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल एल डी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू में सिग्मा आई। एम्पीयर के नियम से तो क्या लिखोगे यहाँ पे, क्लोज इंटीग्रल एल डी डी एल कोस थीटा। तो यहाँ आपको कर देना, क्या करोगे आप, बराबर क्या आएगा, म्यू नॉट इंटू में सिग्मा आई इन। एक बार मार्क कर, ये भी खत्म हो गया, सिग्मा आई इन। तो देखिए यहाँ पे वही क्या करना है, डी वेक्टर समांतर डीएल वेक्टर कर देना। तो थीटा को मिल जाएगा यहाँ से 0 डिग्री मिल जाएगा, और सिग्मा आई इन का मान यहाँ पे वो निकालना है, बहुत बताते हैं। तो थोड़ी बार होगी कि माना एक टोरॉइड जिसमें आई परिणाम की विद्युत द्वारा प्रभावित हो रही है, इसमें फेरोइक संख्या कैपिटल एन, फेरोइक संख्या कैपिटल एन। तो देखिए यहाँ पे सिग्मा आई इन का मानेगा वो एन आई, क्योंकि आई है एक फेज में करंट है, तो एक फेज में करंट आई है, दोनों क्या होगा, दोनों होगा आपका 2i, 3 तो एन में जाएगा एन आई। तो यहाँ सारी बात रखोगे तो आपको मिलेगा क्या मिलेगा, क्लोज इंटीग्रल एल बी डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू में एन आई आपको मिलेगा। अब बी तो आ जाएगा बाहर, बी तो आ जाएगा बाहर, तो यहाँ से एल डी एल बराबर क्या होगा, म्यू नॉट इंटू में एन आई। अब डीएल डीएल को जोड़ने पर एक यहाँ आपने अल्पांश करा, तो डीएल डीएल को जोड़ने पर ये पूरी इस एम्पियन लूप की आपको परिधि मिल जाएगी, यानी एम्पियन लूप की लंबाई, और कुल लंबाई कितनी होगी 2 आर। तो आएगा बी इंटू में 2 कैपिटल आर बराबर म्यू नॉट इंटू में एन आई आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से बी आपको मिलेगा म्यू नॉट एन आई बटे में म्यू नॉट एन आई बटे में 2 आर आपको मिलेगा। तो ये आ गया। अब देखिए एन के इसमें कुल फेरों की संख्या है और 2 आर का इसकी कुल लंबाई है, तो ये इसमें आ जाएगी
एकांक लंबाई, यानी कुल सारे बटे में लंबाई, तो याद रखिए एकांक लंबाई, यानी इसको आप लिखोगे म्यू नॉट स्मॉल एन आई, जहां स्मॉल एन क्या है, जहां स्मॉल एन बराबर है कैपिटल एन बटे में 2 पाई आर, यानी इसको ही बोलते हैं अपन एकांक भाई। देखिए 2 पाई आर लंबाई में एन फेरेड, तो एकांक लंबाई कितना जाएगा, एन बटे में 2 पाई कैपिटल आर, ये आपकी बन जाएगी एकांक लंबाई में स्मॉल एन है। यहाँ देखो पहले का स्मॉल एन क्या था, कैपिटल एन बाई एल था, यहाँ पे स्मॉल एन क्या है, एन बटे में 2 पाई आर, इसको बोलेंगे अपन एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो यहाँ पे जो बी होता है वो केवल और केवल इस भाग में होगा, इस भाग में ही बी होगा, या अंदर भी बी का मान 0 होगा और या बाहर भी बी का मान 0 होगा। क्लियर है। इसके अंदर टॉयलेट के अंदर जो चुंबक है वो केवल और केवल अंदर, जो ये अंदर वाला होता है, और जो भी खाली भाग है जहां करंट नहीं है वहां बी का मान, यहाँ भी 0 होगा और यहाँ भी। देखो प्रूव भी कर सकता हूँ, अगर आप बाहर निकालोगे तो आप यहाँ क्या बनाओगे, एम्पियर लूप बनाओगे। अब इस एम्पियर लूप में जितना करंट अंदर जा रहा है उतना करंट बाहर आ रहा है, तो कुल करंट कितना जाएगा 0। अगर आप बाहर वाले प्लस मानते हो, अंदर वाले माइनस मानते हो, तो नेट क्या होगा 0 हो जाएगा। और यहाँ अगर मान लो आपको यहाँ निकालना है तो यहाँ क्या बनाओगे, एम्पियर लूप बनाओगे, और यहाँ एम्पियर लूप के अंदर करंट ही नहीं है तो सिग्मा आई 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी बी का मान 0 आ जाएगा। वो डायरेक्शन सिलेबस में आपको समझ आया कि केवल और केवल जो बी होता है वो केवल इसी भाग में होता है, इसके बाहर भी 0 होता है और इसके अंदर भी यहाँ भी 0 होता है, यानी अंदर और बाहर खाली भाग में बी का मान 0 होता है टॉयलेट के लिए। तो ये था आपका चैप्टर 7 का रिवीजन। लगभग अपन ने इसको पूरा 1 घंटे और टाइम हो गया 1 घंटे 50 मिनट, और इससे पिछला वीडियो 1 घंटे 54 मिनट का था, लगभग 4-1 घंटे में उसको मैंने रिवाइज कर लिया। इतना बड़ा टॉपिक था, भारी भरकम टॉपिक था, मैंने सारी बातें बोली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, इसको जो भी वीडियो आपको डालूं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देखिए। इसके बारे में करेंगे इसके TY क्विज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो जो आपको जल्दी मिल जाएगा। ओके मेरे बच्चों, धन्यवाद।